बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू सिलेबस। आज हम क्या है चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है पुराने सिलेबस में मौजूद नहीं है, ये न्यू सिलेबस में हमारे पास क्या है इंक्लूड किया है। हमारे पास क्या है स्टेम सेल एंड सेल साइकिल। इससे पहले आपने सुना है सेल साइकिल के बारे में, तो आपने सुना है कि सीरीज ऑफ क्या है हमारे पास सीरीज ऑफ वहां पर क्या होते हैं डिविजन होते हैं, फिर उसी तरह सेल साइकिल के हमारे पास के जो फेजेज है, तो ये आपने पढ़ा है। हम पढ़ेंगे भी डिटेल से सेल साइकिल के बारे में, जो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं सेल साइकिल में उसके फेजेस। मगर स्टेम सेल के बारे में आपने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा। अब आते हैं चैप्टर 2 स्टेम सेल एंड सेल साइकिल लेक्चर चैप्टर 2, और लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर है। अब आते हैं हमारे पास स्टेम सेल। दरअसल में स्टेम सेल है क्या, सिंपल आपने क्या समझना है। स्टेम सेल हमारे पास क्या है, एक ही अल्फाज में आपने याद रखना है कि स्टेम सेल हमारे पास क्या है, बॉडी रिपेयर किट। बॉडी रिपेयर किट एक अल्फाज में आपने समझना है। आपसे क्या है कि व्हाट इज स्टेम सेल, आसान अल्फाज में। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि बुक में क्या बताया। सबसे पहले अपने कंसेप्ट बनाना है कि स्टेम सेल हमारे पास क्या है, बॉडी रिपेयर किट है। बॉडी रिपेयर किट का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी में किधर हमारी स्किन पर कट लग जाए, हमारी देखो हमारी इसी तरह मुंह पर कट लग जाए सही है, या हमारी नर्वस टिश्यू में कोई डैमेज आ जाए, या हमारी बॉडी में किधर और भी डैमेज आ जाए, हमारी बोन में डैमेज आ जाए सही है, तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने वाला किट है, रिपेयर करने वाला सेल है। तो आसान अल्फाज में व्हाट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या है, वो सेल है जिधर भी हमारी बॉडी में क्या है डैमेज आएगा, जिधर भी हमारी बॉडी में कट आएगा, तो उस कट को बनाने वाला, उस कट को रिपेयर करने वाला कौन होगा, स्टेम सेल। कौन होगा, स्टेम सेल होगा। हाँ, प्लेटलेट को बनाने वाला, आरबीसी को बनाने वाला, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को बनाने वाले, ये कौन बनाते हैं, ये हमारे पास यही स्टेम सेल बनाता है। स्टेम सेल क्या है, बॉडी का हर सेल बनाता है। क्या है, बॉडी का हर सेल बनाता है। प्लेटलेट क्या है, हमारे पास खून में क्या है, जो प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग में इसका क्या है रोल है। उसी तरह आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारे के सारे कौन बनाते हैं, स्टेम सेल बनाते हैं। आरबीसी है डब्ल्यूबीसी ये हमारे पास स्टेम सेल नहीं है, बल्कि ये स्टेम सेल बनाते हैं। क्या है, स्टेम सेल बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक सेल, उसके अलग अलग हमारे पास क्या है फैमिली है। हमारे पास क्या है फैमिली है। तो जनरली में क्या बता रहा हूं, स्टेम सेल। फिर स्टेम सेल के हमारे पास क्या है टाइप्स आते हैं। टाइप्स में मैं बताऊंगा कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या है, उसी तरह हमारे पास क्या है लिम्फोइड सेल क्या है, मल्टीपोटेंट सेल क्या है, ओलिगोपोटेंट क्या है, तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल आपको स्टेम सेल समझ आ गया कि स्टेम सेल क्या है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने वाला किट को हम क्या नाम देंगे, स्टेम सेल का नाम देंगे। अब आते हैं स्टेम सेल, वो की अल्फाज को भी थोड़ा समझते हैं। सही है, तो आपको समझ आ गया, कंसेप्ट आपका बन गया कि ओवरऑल स्टेम सेल है क्या दरअसल में हमारे पास। तो अगर हमारी बॉडी में जो भी सेल हो, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, स्किन, आई, नर्वस टिश्यू, बोन, सब कौन बनाते हैं, हमारे पास स्टेम सेल बनाते हैं। अब आते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या है, एक किस्म की स्पेशलाइज्ड सेल है हमारी बॉडी में। स्पेशलाइज्ड सेल है, यानी क्यों स्पेशलाइज्ड सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में जिधर भी वोंड लग जाए, बॉडी में कट लग जाए, कौन बनाते हैं, कौन रिपेयर करता है, स्टेम सेल। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल सेल। क्यों स्पेशल सेल कहते हैं, दो बुनियाद पर इसको हम स्पेशल सेल कहते हैं। नंबर 1, मेक कॉपीज ऑफ देम सेल, ये अपने आप की भी कॉपीज बनाते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, स्टेम सेल। ये क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करता है, स्टेम सेल अपनी कॉपीज भी बनाता है। दूसरा क्या करता है, स्टेम सेल हमारे पास क्या है दूसरे सेल में, जिस तरह हमारी स्किन का हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, उसी तरह आरबीसी हो गया, ये तमाम सेल को भी बनाता है। तमाम सेल को भी क्या है बनाता है। वीडियो बन, अच्छा उसका भी खैर, अभी इसको क्या कर, अभी ये पंखा है हाँ मसला नहीं, तो वो पंखा की वजह से अभी हिल रहा है, इसको फिर हाँ खैर। अब हमारे पास क्या है, मैं क्या बताता कि स्टेम सेल, फिर इसको अब बाद में क्या करेंगे, इधर रखेंगे, अगली वीडियो में इसको सेट करेंगे, डिस्क के साथ सही रखेंगे, फिर ये नहीं हिलेगा। सही, अभी क्या है हमारे पास स्टेम सेल। स्टेम सेल क्यों स्पेशल सेल है, क्योंकि ये अपनी कॉपीज भी बनाता है। देखो अगर स्टेम सेल सिर्फ दूसरे सेल बनाएंगे, स्टेम सेल सिर्फ दूसरे सेल बनाएंगे, मतलब हमारी स्किन बनाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगा, हमारे बोन सेल बनाएंगे, हमारे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, अगर सिर्फ दूसरे सेल बनाएंगे
तो फिर स्टेम सेल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर तो इसी वजह से स्टेम सेल क्या करता है, अपने आप को भी रिप्लिकेट करता है, मतलब ताकि उसकी तादाद भी मेंटेन रहे, साथ में दूसरे सेल में भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब दूसरे सेल भी हमारे बॉडी में बनाते हैं। ये किसी भी सेल में डेवलप कर सकता है, किसी भी सेल को ये बना सकता है। तो आपने समझना है ये किस्म का क्या है, एक किस्म का बेबी सेल है। क्या है, बेबी सेल, मतलब ये क्या है, हर सेल में डेवलप कर सकता है, हर सेल में डेवलप कर सकता है। तो क्या है, सेल्फ रिन्यूअल, ये अपने आप को भी रिन्यू करता है, अपने आप को क्या करता है, रिन्यू करता है, रिप्लिकेट करता है, अपने आप की कॉपी बनाता है। दूसरा क्या है, चेंज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेम सेल क्या है, मुख्तलिफ किस्म के सेल में क्या होता है, डेवलप होता है। क्या है, डेवलप होता है। देखो सच एज द ब्लड सेल, हमारे ब्लड सेल को बनाने के लिए, उसी तरह मसल सेल को बनाने के लिए, नर्व सेल को बनाने के लिए, स्किन सेल को बनाने के लिए, देखो हर एक के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल होती है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल। हम फैमिली पढ़ेंगे कि किस तरह से, और मैं आपको बताऊंगा उसके पोटेंशियल के बुनियाद पर, उसकी पोटेंसी के बुनियाद पर मैं स्टेम सेल के टाइप्स को भी पढ़ाऊंगा कि हमारे पास क्या है, अलग स्टेम। अब हमारे पास क्या है, देखो आसान अल्फाज में दूसरे लफ्ज में फिर से एक नया लफ्ज आ गया कि हमारे पास क्या है, स्टेम सेल को क्या नाम दोगे, मास्टर सेल। मास्टर सेल, देखो अपने तमाम लफ्ज को, ये मास्टर सेल, एक बॉडी में मास्टर ग्लैंड है और एक मास्टर सेल है। अगर आपने किसी से पूछा व्हाट इज द मास्टर सेल ऑफ द बॉडी, स्टेम सेल। एक्सीलेंट। क्यों ये मास्टर सेल है, क्योंकि प्रोड्यूस मेनी अदर काइंड ऑफ सेल, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे काइंड ऑफ सेल को बनाने के लिए, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर सेल को स्टेम सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मास्टर सेल। इसका सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, क्या है, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, कट ऑन योर स्किन। देखो इसी वजह से मैं ये डिटेल से समझा रहा हूं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, अक्सर स्टूडेंट को क्या है, कंफ्यूजन होती है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो कट ऑन योर स्किन, अगर हमारी स्किन पर क्या लग जाए, कट लग जाए, अगर ये स्किन वापस रिपेयर कर जाएगा तो ये कौन रिपेयर करने वाला कौन है, स्टेम सेल है। क्या है, स्टेम सेल। इनडायरेक्टली आप क्या कहोगे कि ये स्टेम सेल है, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट, देखो जब हमें कट लग जाता है, खून वहां पर है, यानी वहां पर खून क्या हो जाता है, जम जाता है, ब्लड का क्लोटिंग बन जाता है। कौन बनाता है ब्लड की क्लोटिंग, प्लेटलेट बनाते हैं। कौन बनाते हैं, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को बनाने वाले, डब्ल्यूबीसी को बनाने वाले, आरबीसी को बनाने, ये सारे के सारे कौन बनाते हैं, स्टेम सेल बनाते हैं। तो आप कहोगे इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जो हमको कट लग गया, वहां पर वापस स्किन रिपेयर हो गया, तो किसने बना लिया, स्टेम सेल ने ही बना लिया। तो कट ऑन योर स्किन, जब हमारी स्किन पर कट लग जाए, हेल्प मेक द न्यू स्किन बना दिया, रिपेयर द वुंड, वहां पर जो वुंड है, जख्म है, वो क्या हो गया, रिपेयर हो गया। तो किसने कर लिया, स्टेम सेल। अब आते हैं व्हाई इट इज यूजफुल। यूजफुल क्यों है, देखो यूजफुल इसी वजह से, यहाँ पर इसके सारे क्या है, फायदे हैं। तो फायदे में आखिर में बताऊंगा सही कि ये क्यों यूजफुल है। तो से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है वही पॉइंट आगे कि यूजफुल क्यों है, सारे वहां पर उसके फायदे हैं। या यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, फिक्स द डैमेज पार्ट। हमारी बॉडी में यूजफुल इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, जिधर भी हमें डैमेज लग जाएगा उस डैमेज पार्ट को फिक्स करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ये किसका काम है, स्टेम सेल का काम। जिस तरह डायबिटीज, बंदे को शुगर हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये डैमेज सेल को रिपेयर करने वाला कौन होता है, स्टेम सेल। पार्किंसन डिजीज जब इंसान को हो जाता है, क्या हो जाता है, पार्किंसन। तो आप पार्किंसन डिजीज तो आपने पढ़ा हुआ है, इंसान को क्या हो जाती है, रिजिडिटी बॉडी में आ जाती है। क्या हो जाती है, रिजिडिटी। एकाइनेसिया मतलब क्या है, वो बंदा क्या करता है, छोटा सा काम होता है। पार्किंसन डिजीज में आगे पढ़ाऊंगा, मगर थोड़ा सा नहीं इसी वजह से बता रहा हूं। पार्किंसन डिजीज बॉडी में क्या जाती है, सख्त पना जाता है। क्या जाता है, सख्त पना जाता है बॉडी में। उसी तरह वहां पर एकाइनेसिया, वो इंसान क्या करता है, किसी भी, एकाइनेसिया का मतलब क्या है, वो इंसान क्या है, किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत दुश्वारी होती है। मतलब छोटा सा काम होता है, आप उसको कहो ये मार्कर उठाकर उसको दो, वो क्या है, नहीं कर सकता है। एकाइनेसिया मतलब मूवमेंट को वो इनिशिएट कर ही नहीं सकता है। इसी वजह से, और ये इसकी क्या है, इसके हमारे पास उसकी बॉडी में ट्रिमर्स भी होंगे। क्या होंगे, ट्रिमर्स। बॉडी में क्या होंगे, ट्रिमर्स भी होंगे। पार्किंसन क्यों होता है, इसी वजह से मैं थोड़ा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। पार्किंसन हमारी मिड ब्रेन में, क्या है, मिड ब्रेन में, हमारी मिड ब्रेन में एक जगह है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा। आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, सही है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारी बॉडी में, मिड ब्रेन में, हमारा जो मिड ब्रेन है, क्या है, दरमियानी हिस्सा है दिमाग, उसमें एक रीजन होता है जिसको हम नाम देते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्या नाम देते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये सबस्टेंशिया नाइग्रा जब क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा जब डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डोपामीन पैदा नहीं हो जाता। क्या है, डोपामीन। डोपामीन क्या है, प्रोड्यूस नहीं हो जाता है। इसी वजह से इंसान को क्या हो जाता है, पार्किंसन डिजीज। बॉडी में सख्त बना जाता है। एक काइनेसिया, छोटा सा काम है, वो इनिशिएट, काम को इनिशिएट करना। देखो अगर मैं कहूँ ये डस्टर है ना, अगर मैं इससे कहूँ डस्टर को उठाओ उधर रखो, वो ये क्या है, छोटा सा काम है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता है। वो ये छोटा सा काम है भी, उसको करने के लिए उसको बहुत ही मुश्किल होगा, नहीं कर सकता है। छोटा सा काम है वो फिर भी नहीं कर सकता है, उसको दुश्वारी होगी।
क्या है, मूवमेंट को स्टार्ट करना, उसके लिए एक किस्म का पहाड़ पर चढ़ना होता है, इतना मुश्किल काम। उसके बॉडी में दूसरा काम क्या है, ट्रिमर्स होंगे, बॉडी में क्या होंगे, ट्रिमर्स होंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। अब टाइप्स, एक टाइप्स ये है, उसी तरह और पोटेंसी के बुनियाद पर भी मैं आपको स्टेम सेल के टाइप बताऊंगा। हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, देखो जब एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा होगा जब बेबी क्या है डेवलप, उसकी जब पैदाइश हो रही थी, उसी तरह जब मदर की पेट में क्या है बन रहा होता है, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है, उस क्या है, मेम्ब्रेन होती है। उस छोटे से जो जाइगोट बन जाता है, फिर एम्ब्रो बन जाता है, उस छोटे से एम्ब्रो के इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो इस क्या है, प्लेसेंटा मौजूद होता है, तो उसको क्या देता है, खुराक देता है, बेबी को क्या देता है, खुराक। तो उसके इर्द गिर्द देखो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटा होती है, तो उसको खुराक देने के लिए उसके इर्द गिर्द बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक समझ आ गया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है कि एम्ब्रो के इर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह हमारे पास वहां पर उसको खुराक देने के लिए उसी तरह फ्लूइड भी होती है, उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सही है, समझ आ गया या नहीं। अब ये है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, सबसे पोटेंट सेल है। पोटेंट का मतलब क्या है, सुपर पावर। क्या है, सुपर पावर। सुपर पावर, सुपर पावर का मतलब समझ है, यानी मोस्ट पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला, सबसे ज्यादा पोटेंशियल। हाँ, सब पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो क्या है, हर सेल बना सकता है। यहाँ पर क्या है, सुपर पावर का मतलब ये है कि उसके पास एटम बम नहीं है, कि वो क्या है, सुपर पावर है, सब कुछ एटम बम। तो आप ऐसा कहो मोस्ट पोटेंट का मतलब ये है कि वो क्या है, ऐसा सेल है कि हर सेल में डेवलप कर सकता है, कोई भी सेल बना सकता है, स्किन, आई, नर्वस टिश्यू, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, कोई भी चीज ये बना सकता है। तो क्या है, एवरी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी क्या है, बिकम्स, हमारे बॉडी में कोई भी सेल क्या है, ये बना सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी सेल है वो क्या है, हमारे पास ये बना सकता है। अगर स्किन हो सकता है, प्लेटलेट क्या है, कोई भी सेल में ये डेवलप कर सकता है, उसको बना सकता है। समझ आ गया यानी। फोन इन अर्ली, देखो जब एम्ब्रो, अर्ली एम्ब्रो में ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, पाया जाता है। जिस तरह क्या है, उस अर्ली जो हमारे पास एम्ब्रो होता है उसमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, उसमें क्या है, वो हार्ट सेल को भी बना सकते हैं, ब्रेन सेल को भी बना सकते हैं, मसल को भी बना सकते हैं, लिवर सेल को भी बना सकते हैं। समझ आ गया, कोई भी सेल में ये डेवलप कर सकता है। यही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सुपर पावर रखने वाला। देखो एडल्ट स्टेम सेल से, अब एडल्ट स्टेम सेल हमारे पास क्या है, ये मल्टीपोटेंट है। क्या है, मल्टीपोटेंट। मतलब मल्टीपोटेंट का मतलब ये है कि ये भी क्या है, हर सेल में डेवलप कर सकता है, मगर एक खास फैमिली वाला सेल। देखो किस तरह खास फैमिली। अब मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल मैं आपको समझाऊंगा आगे जब हम सेल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जिस तरह देखो हमारी जो रेड ब्लड सेल को बनाने वाली एक फैमिली है कमी, उसको हम कहते हैं हीमोपोएटिक। क्या है, हीमोपोएटिक, हीमो का मतलब ब्लड होता है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। वो हमारे क्या है, रेड ब्लड सेल भी बनाते हैं, कमिंग प्लेटलेट्स भी बनाते हैं, उसी तरह हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल भी बनाते हैं। तो वो क्या है, एक फैमिली है, एक खास किस्म के सेल में डेवलप होता है, जिस तरह व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट, बाकी कोई और सेल नहीं बनाता है। सही है। तो आपने याद रखना है एडल्ट स्टेम सेल क्या है, इसके साथ भी मल्टीपोटेंट है, इसके पास भी पावर है मगर सुपर पावर नहीं है, हर सेल नहीं बना सकता है, एक खास फैमिली। देखो आपके घर में एक फैमिली होता है ना, तो उस फैमिली के तो ये भी इस तरह सेल होते हैं कि एक फैमिली में हर सेल तो बना सकता है मगर दूसरे फैमिली वाले सेल नहीं बना सकता है। तो हम कहेंगे ओनली चेंज इनटू सम स्पेसिफिक सेल, एक खास स्पेसिफिक सेल में डेवलप कर सकते हैं, नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल, हर तरह के सेल ये नहीं बना सकता है। फोन इन क्या है, टिश्यू, जिस तरह किस तरह टिश्यू में पाया जाता है, जिस तरह हमारी बोन मैरो में पाया जाता है, आइडियो के अंदर बोन मैरो में, वहां पर इसका काम क्या है, हेल्प टू रिपेयर। देखो मैंने आपको पहले बता दिया, हर स्टेम सेल हो काम क्या है, बॉडी रिपेयर किट है। क्या है, बॉडी रिपेयर किट है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना। तीसरा क्या है, इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। अब प्लोरिपोटेंट का मतलब क्या है, ये भी सुपर पावर सेल है। कौन सा सेल है, सुपर पावर सेल है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सुपर पावर सेल, सुपर पोटेंसी। क्या है, सुपर पोटेंसी। उसी तरह इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, इसके साथ भी क्या है, सुपर पोटेंसी है, हर सेल बना सकता है, बॉडी का हर सेल बना सकता है। मगर इंड्यूस का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब क्या है, अगर साइंटिस्ट क्या है लेबोरेटरी में ऐसा स्टेम सेल बना दे, क्या है, खुद बना दे। इंड्यूस का मतलब क्या है, साइंटिस्ट ने खुद इंड्यूस किया, खुद बना लिया। देखो ऐसे स्टेम सेल जब साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बना दे, वो हर टाइप ऑफ सेल को बना सके, उसको हम क्या नाम देंगे, इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। ये लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बनाते हैं, ये डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, कोई भी टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। एडवांटेज तो आप खुद बता सकते हो, इतना काम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। बॉडी में कोई भी डैमेज पार्ट कौन बनाएगा, स्टेम सेल। तो यहाँ पर भी आपने वही टिश्यू रिपेयर करता है, जिधर भी टिश्यू क्या है हमारे पास वुंड हो जाए, जख्म आ जाए, टिश्यू को रिपेयर करना, रीजनरेट करना,
ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, उसी तरह मुख्तलिफ किस्म की डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको करते हैं, क्या है हमारे पास क्या है यूज करते हैं। जिस तरह डिजीज हमारे पास क्या है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के लिए, ब्लड डिसऑर्डर के लिए, मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर होते हैं ब्लड के लिए, वहां पर भी हम स्टेम सेल को क्या करते हैं यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है रीजनरेटिव मेडिसिन, हम क्या करते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन में भी ये क्या है हमारी मदद करता है। किस तरह मदद करता है, देखो जो स्टेम सेल होता है हेल्प टू रीजनरेट द डैमेज ऑर्गन। स्टेम सेल का काम क्या है जो हमारे पास जो भी डैमेज सेल है उसको क्या करना, आरईजी का मतलब क्या है रजिस्ट्रेशन नहीं रीजनरेट करना, सही है। तो हर जगह जो ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन आरईजी, मगर यहाँ पर इसका काम क्या है रीजनरेट करना। तो सही है स्टेम सेल क्या है हेल्प टू रीजनरेट द डैमेज ऑर्गन को या क्या है टिश्यू को। जिस तरह हमारे पास हार्ट सेल है, नर्व सेल है, स्किन है, तो जिधर भी जो भी डैमेज सेल है ना उसको रीजनरेट कौन करता है स्टेम सेल। तो रीजनरेटिव जब उस चीज को रीजनरेट करते हैं तो वहां पर फिर हम मेडिसिन भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा मेडिसिन काम करेगा, यहाँ पर कौन सा मेडिसिन काम करेगा, तो फिर वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी आपने अपनी लेवल तक पढ़ना है। अब मेडिकल रिसर्च जब आप एमबीबीएस करने जाओगे तब वहां पर आप डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। तो मेडिकल रिसर्च में भी आपको यूज करते हैं। देखो स्टेम सेल यूज स्टडी द डिजीज, हम मुख्तलिफ किस्म की डिजीज को स्टडी करने के लिए, देखो कोई भी डैमेज ऑर्गन है ना हम स्टेम सेल से, देखो अब देखो मैंने स्टेम सेल से क्या बना दिया लीवर बना दिया लेबोरेटरी में, क्योंकि लेबोरेटरी में भी बना सकता हूँ। स्टेम सेल से मैंने लीवर बना दिया, अब मैंने एक दवा बना दिया, मैंने उस दवा क्या करना है वो ड्रग मैंने उठा लिया लीवर पर अप्लाई कर लिया कि लीवर पर इसका क्या असर है, लीवर की ये बीमारी ये खत्म कर सकता है या नहीं, ये ड्रग लीवर की बीमारी खत्म कर सकता है या नहीं। मैंने हार्ट स्टेम सेल से हार्ट बना लिया, मैंने हार्ट को कोई भी बीमारी लगा दी कि मैंने मुख्तलिफ किस्म की साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की दवाई बनाई है, अब उस दवाई को जब क्या है हार्ट पर अप्लाई किया कि ये दवाई इस हार्ट की इस डिजीज को खत्म कर सकता है या नहीं, तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च हम यूज करते हैं। न्यू मेडिसिन को भी हम इसमें बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट मेडिसिन, इस तरह जिस तरह भी मैंने आपको बता दिया मेडिसिन का टेस्ट, उसी तरह मेडिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं स्टडी द डिजीज और न्यू मेडिसिन को स्टडी करने के लिए और टेस्ट मेडिसिन मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन को टेस्ट करने हैं तो हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन स्टेम सेल से बनाते हैं, फिर उस पर मेडिसिन टेस्ट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमारी मदद करता है। तो यहाँ तक लेक्चर एंड होते हैं। स्टेम सेल पर हमने एक लेक्चर पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने क्या कर लिया पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टेम सेल का लेक्चर नंबर दूसरा लेक्चर। अब लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे स्टेम सेल के कुछ टाइप्स है, हमारे पास कुछ टाइप्स हमने पढ़े और कुछ टाइप्स हमारे पास रह गए। देखो सबसे पहले टोटिपोटेंट स्टेम सेल, सबसे पहले आपने याद रखना है पोटेंट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल, जिसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल, हम कहते हैं इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, मतलब ये आगे बढ़कर मतलब अगर इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो आगे जाकर एक अरसलान मतलब एक किस्म का अच्छा डॉक्टर मतलब इंजीनियर उसी तरह कुछ भी बन सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब ये है, तो इसी तरह यहाँ पर आपने समझना है। तो पोटेंट का मतलब क्या होता है पोटेंशियल, टोटिपोटेंट का मतलब क्या बनेगा, मतलब क्या है टोटी का मतलब क्या होता है पूरा, मतलब टोटी का मतलब क्या होता है टोटल, टोटी का मतलब क्या होता है टोटल। टोटिपोटेंट स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जिसमें क्या है फुल पोटेंशियल होता है, क्या है फुल पोटेंशियल होता है। अब फुल पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो यस मैंने आपको पहले बता दिया स्टेम सेल हमारे पास क्या है बॉडी रिपेयर किट। मैंने बोला आपने एक अल्फाज में इसको याद रखना है, क्या है बॉडी रिपेयर किट, बॉडी रिपेयर किट सही है। बॉडी रिपेयर किट हमारी बॉडी में क्या है रिपेयर करने वाला एक किस्म का किट है। ये स्टेम सेल ऐसे सेल हमारे बॉडी में कोई भी सेल बना सकते हैं, हमारा दिल बना सकता है, लिवर बना सकता है, हमारी स्किन बना सकता है, आई बना सकती है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे किस चीज से बनते हैं स्टेम सेल से बनते हैं, हमारी डब्ल्यूबीसी आरबीसी। तो स्टेम सेल ऐसा सेल है। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल ऐसा सेल है कि बॉडी में कुछ भी बना सकता है, सब कुछ बॉडी में बना सकता है। आप क्या कहोगे कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप, मतलब तमाम सेल टाइप्स बना सकता है। तमाम सेल टाइप से मुराद क्या है हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो मतलब जिसमें तमाम पोटेंशियल हो हर सेल बना सकता है, हमारे लिवर को बना सकता है, आंख को बना सकता है, स्किन को बना सकता है, और साथ में ये प्लेसेंटा को भी बनाता है। क्या बनाता है प्लेसेंटा। जब हम भी एक टाइम में अपनी माँ की पेट में थे या नहीं, तो अभी हम इस दुनिया में आ गए ना, अब जब हम अपनी माँ की पेट में थे ना तो हम अपनी माँ से खुराक लेते थे या नहीं, तो उसी तरह ये प्लेसेंटा क्या है हमारी माँ और जो क्या होता है फीटस होता है उसके दरमियान एक्सचेंज का काम करता है। तो इस प्लेसेंटा के जरिए क्या होती है उस बच्चे को क्या है माँ की पेट से खुराक मिलती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस उस प्लेसेंटा के जरिए माँ की पेट में चला जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल प्लेसेंटा को भी बनाता है।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बनाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास क्या है, एक फीटस है, एक एम्ब्रियो है ना, तो हमारे पास बॉडी में जब भी किसी भी फीमेल की मतलब क्या है, बॉडी में एक क्या है, लेट्स सपोज फीचर्स है, मतलब क्या है वहां पर फीचर्स, छोटा बच्चा है, ऐसे ये जाइगोट बन गया एम्ब्रो, तो उसके अंदर देखो जब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा क्या है, माँ की पेट में कोई भी छोटा सा बच्चा होता है, सही उसका स्ट्रक्चर, तो उस छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, उस एम्ब्रो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, क्या है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है, फ्लूइड मौजूद होती है। इन मेम्ब्रेन का काम क्या है, इस फीटस को प्रोटेक्ट करना, क्या करना, प्रोटेक्ट। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, आउटसाइड द फीटस। तो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जब क्या होगा माँ की पेट में सबसे पहले जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जब फीटस बनेगा, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, इस तरह मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। उस मेम्ब्रेन का काम क्या है, इस फीटस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जो भी चीज हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू हो, जो एम्ब्रियो हो, देखो ये क्या आगे बढ़कर ये क्या बनेगा, एक छोटा एम्ब्रो, मतलब क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान बनेगा इसे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल क्या है, इसने एम्ब्रो को भी बना लिया, और साथ में एम्ब्रो के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, साथ में जो प्लेसेंटा है, सब कुछ को क्या है, इसमें ऐसी सलाहियत है कि हर चीज ये बनाता है। क्या है, हर चीज ये क्या है, बनाता है। तो आपने याद रखना है। अब क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, मास्टर ऑफ मास्टर्स। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर कमिंग। तो ये हमारे पास ऐसा सेल है कि मास्टर ऑफ मास्टर का नाम देंगे, सही है। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। अब देखो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल भी हमारे पास, उसमें भी पोटेंशियल है, मगर याद रखना, कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप। देखो ये भी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, बॉडी का कोई भी सेल क्या है, बना सकता है, मगर बट क्या है, नॉट प्लेसेंटा, मतलब ये प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बना सकता। बाकी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, आंख बना सकता है, स्किन बना सकता है, दिल बना सकता है, लिवर बना सकता है, स्टमक बना सकता है, मगर जो फीटस के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, ये नहीं बना सकता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल क्या है, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस। ये इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास से आगे क्या बन जाता है, एम्ब्रो बन जाता है। इनर सेल मास से क्या बन जाता है, एम्ब्रो। वहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी कि इनर सेल मास क्या है, डायग्राम मैंने बनाया। तो इनर सेल मास से क्या है, बाकी क्या बन जाता है, एम्ब्रो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रो, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इनर सेल मास क्या है, प्लेसेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनाता। अब आते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, can differentiate into closely related family of the cell usually within one tissue or organ system। देखो एक टिश्यू या एक ऑर्गन सिस्टम है। देखो आसान अल्फाज में, ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ना, एक सेल क्या है, मल्टीपल सेल में क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, मगर एक रिलेटेड फैमिली क्या है, एक रिलेटेड फैमिली का मतलब क्या है, रिलेटेड फैमिली का मतलब क्या है, वहां पर मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। जो आपके बुक में एक हायरार्की, एक लेडर फॉर्म में आपको जुआ है, सबसे पहले आपने ये समझना है, फिर मैं टेबल फॉर्म में भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, जो एडल्ट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है। हीमोपोएटिक का मतलब क्या है, जो रेड ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में खून को बनाने वाले स्टेम सेल है। देखो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ऐसे सेल है जो सिर्फ क्या बनाएंगे, हमारा खून को बनाएंगे, हमारी WBC को बनाएगा, हमारी RBC को बनाएगा, और हमारी प्लेटलेट को, मतलब हमारी व्हाइट ब्लड सेल को, हमारी रेड ब्लड सेल को, और हमारी प्लेटलेट को बनाएगा। ये कोई और चीज नहीं बना। देखो ये जो RBC जो खून है, ये सारे आपस में मैच कर रहे हैं, प्लेटलेट, RBC, WBC। तो देखो जो हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, देखो ये डिफरेंशिएट होते हैं मल्टीपल सेल में, मगर एक रिलेटेड फैमिली के अंदर। देखो सारे या तो वो क्या बना रहे हैं, RBC बना रहे, देखो सारे RBC बना रहे, यानी कोई दूसरा चीज तो नहीं बना रहे कि स्किन हमारा बना रहा है, हेयर हमारा बना रहे, नहीं। देखो क्या है, रिलेटेड फैमिली में ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। एक फैमिली में ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और उसको बनाएगा। सही है, समझ आ गया या नहीं आता। अब आते हैं हमारे पास ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। ओलिगोपोटेंट सेल जिस तरह हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है, चंद। क्या है, चंद। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल क्या कैन डिफरेंशिएट इनटू ओनली फ्यू डिफरेंट सेल टाइप। ये क्या है, फ्यू डिफरेंट, मतलब चंद सेल में ये डिफरेंशिएट कर सकता है। देखो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सुपर पावर किसके पास था, टोटिपोटेंट। आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो हम क्या है, ओलिगो तक पहुंच गया, और आहिस्ता आहिस्ता पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल क्या है, ऐसा सेल है जो फ्यू सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है। जिस तरह क्या है, लिम्फोइड स्टेम सेल। आप कहोगे लिम्फोइड स्टेम सेल है क्या,
लिम्फोइड स्टेम सेल ऐसे सेल है जो हमारी बॉडी में क्या बनाएगा, बी सेल बनाएगा या तो टी सेल बनाएगा, बस या तो बी सेल बनाएगा या तो टी सेल। इन दोनों सेल का काम क्या है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देना, कुव्वत मुदाफियत देना, हमारी बॉडी की आर्मी है, ये हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी। कोई इंफेक्शन कोई बैक्टीरिया आएगा तो ये दोनों सेल उसके खिलाफ लड़ेंगे। बी सेल और टी सेल, ये जब मैं आपको क्या है जो हमारे पास इम्यूनिटी है वहां पर बी सेल और टी सेल आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये मैं आपको वहां पर डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसकी ये जो नाम रखे हैं इसकी डिस्कवरी पर, बी सेल क्या है ये डिस्कवरी की बुनियाद पर इसका नाम रखे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। कहाँ पर, इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। तो बी सेल और टी सेल। अब देखो माइलॉइड स्टेम सेल, आप कहोगे माइलॉइड स्टेम सेल क्या है, ये भी एक किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल है। ये हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे, आरबीसी बनाएंगे और डब्ल्यू, कुछ सेल में डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ सेल में क्या कर गया, डिफरेंशिएट। अब आपने याद रखना, देखो स्टेम सेल क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड, देखो स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है कि इसका कोई फंक्शन इसको पता नहीं होता है। एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ा है कि एक बेबी को कुछ भी पता नहीं, वो आगे डेवलप होकर फ्यूचर में कुछ भी बन सकता है। अगर आपने उसको जो भी बता दिया वो फ्यूचर में वही बनेगा। तो स्टेम सेल भी क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, उसका कोई खास काम नहीं होता। तो ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्टेम सेल क्या होते हैं, एक खास सेल में डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आरबीसी का एक खास काम है, यानी तो ये डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, जिसका एक खास काम बताओ। अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा एक खास काम मुझे पता है या नहीं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या हूँ, डिफरेंशिएटेड सेल हूँ। अगर मेरा कोई काम पता नहीं, कभी उधर जा रहा कभी उधर, तो मैं अनडिफरेंशिएटेड हूँ जैसा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभी मैं वीडियो में बोलने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल। अब यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है, देखो कैन ओनली प्रोड्यूस सेल ऑफ वन काइंड बट कैन रिन्यू देमसेल्फ। देखो एक किस्म के टाइप के, देखो एक किस्म के टाइप ऑफ सेल क्या कर सकते हैं, बना सकते, बहुत डिस्टर्ब किया था। अब देखो यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है, ऐसे सेल, यूनि का मतलब भी क्या होता है, वन। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक किस्म के सेल बनाएंगे, एक काइंड ऑफ सेल बनाएंगे, बट क्या है, रिन्यू देमसेल्फ, अपने आप को भी रिन्यू करते चले। देखो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल, इसने यहाँ पर एक काइंड ऑफ सेल बना लिया, मगर ये क्या करेगा, अपने आप को भी क्या करेगा, रिन्यू, अपने आप को भी क्या करता है, डिफरेंशिएट, अपने आप को भी बनाता है कि मेरी तादाद भी कम ना हो। जिस तरह एग्जांपल एडल्ट स्टेम मसल स्टेम सेल, देखो जब एडल्ट में जो मसल स्टेम सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल बनाएंगे, बस बाकी कोई भी चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल। यूनिपोटेंट स्टेम सेल एक काइंड ऑफ सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल क्या है, एडल्ट मसल सेल, जो एडल्ट मसल स्टेम सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल को बनाएगा। किसको बनाएगा, मसल को बनाएगा। समझ आ रहा है आपको, आ रहा है। अब क्या है एडवांटेजेस, देखो ऐसा समझ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायग्राम, वही ने मुझे एसएमएस किया कि मैं आज बीमार हूं ना, तो इसी वजह से आपने इसका पिक। अब हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। अब मैंने आपको इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम, देखो प्लोरिपोटेंट स्टेम तो आपको इतना डिटेल से पढ़ा है कि ये हर सेल बना सकता है मगर प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अलावा। हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट इतने होशियार है, स्टेम सेल को उठाते हैं लेबोरेटरी में, इसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी क्या करते हैं, रीप्रोग्रामिंग। देखो जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं अपने मुताबिक उसको बनाते हैं या नहीं। लेट्स सपोज ये मार्कर है ना, इस मार्कर को मैंने उठा लिया, मैंने इसको अपने मुताबिक बना लिया। ये ब्लैक मार्कर है मगर मुझे क्या है, ब्लू पसंद है, मैंने इसे क्या कर दिया, इसके अंदर ब्लू डाल दिया, स्पंज भी निकाल दिया, नया ब्लू स्पंज डाल दिया, तो अपने मुताबिक बना लिया। इसको मैंने रीप्रोग्राम कर दिया, मगर असल में ये तो ब्लैक था मगर मैंने रीप्रोग्राम कर दिया। तो इसी वजह से इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे। इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है, ऐसे सेल जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, खुद उसकी कमिंग, जो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं। देखो एक हमारे पास यूनिपोटेंट स्टेम सेल का काम क्या है, सिर्फ एक काइंड ऑफ सेल बनाना, मगर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको उठाते हैं लेबोरेटरी में, ऐसा बनाते हैं कि उस एक टाइप ऑफ सेल से वो मजीद और भी बना सकते हैं। इसको ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वो क्या है, एक सेल से मजीद और भी बना सकते हैं, अपने मुताबिक उसको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब देखो इसके फायदे क्या है। सबसे पहले क्या है, कैन बिकम मेनी सेल टाइप, ये क्या है, बहुत सारे सेल टाइप बना सकते हैं। क्या है, बहुत सारे, क्योंकि साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जाते हैं, इसको अपने मुताबिक क्या करते हैं, बनाते हैं, रीप्रोग्रामिंग इसकी करते हैं, तो ये कोई भी सेल बना सकता है। क्या है, कोई भी सेल बना सकता है, सही। अब क्या है, यूजफुल फॉर डिजीज रिसर्च।
अगर आपने डिजीज के बारे में रिसर्च करना है तो ये भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। उसी तरह हेल्पफुल इन ड्रग टेस्टिंग, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि ड्रग को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंड्यूस प्लुरिपोटेंट सेल हमारे काम आते हैं। उसी तरह नो एथिकल इशू, नो एथिकल इशू का मतलब क्या है, हम जब स्टेम सेल उठाते हैं, देखो जब हम स्टेम सेल उठाएंगे एक एम्ब्रो हमारे पास बन गया, अब एम्ब्रो तो छोटा है ना, देखो जब छोटा है अगर हम उससे स्टेम सेल उठाएंगे ना वो तो मर जाएगा। अब देखो अब जो मोरली इखलाकी तौर पर इस्लामिक लिहाज से या जो भी लोग है, देखो हमारे पास क्या है, अगर आप एक फीचर्स को एक एम्ब्रो को मारते हो रिसर्च के लिए तो ये इखलाकी तौर पर एथिकल तौर पर ये सही नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या कराया, नो एथिकल इशू, मतलब कोई एथिकल इशू नहीं। ये क्या करते हैं, एडल्ट स्टेम सेल उठाते हैं। एडल्ट मतलब जब कोई भी क्या है एडल्ट हो जाता है, वो बच्चा क्या हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर उससे सेल उठाते हैं। जिस तरह क्या है एडल्ट स्किन सेल उठाते हैं, क्या उठाते हैं, एडल्ट स्किन सेल उठाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि वो हर टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं, क्या है, हर टाइप ऑफ सेल बना। तो इसका फायदा क्या हुआ कि इसका फायदा ये हुआ, अगर आप मुझसे क्या है स्टेम सेल उठाओगे मैं तो मरूंगा नहीं, अगर आप बच्चों से उठाओगे वो डैमेज होंगे, जो एम्ब्रो होगा वो तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जो हमारे पास क्या है, रिस्क ऑफ कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी ये क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्या है, बस सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं अनकंट्रोलली, तो इसी वजह से कैंसर का भी खतरा होता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारे पास ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा टाइम भी लेता है, ये इतना आसानी से नहीं होता कि नहीं मत कट स्टेम सेल उठाओ इससे कोई भी बनाओ, सही है, तो ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट ऑलवेज फुली सेफ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इसको उठा लिया तो आप 100% कहोगे कि ये सेफ होगा, नहीं, 100% सेफ नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, कैंसर भी काज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और क्या है, स्टिल लो एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, कम होता है। कम का मतलब क्या है, अगर मैंने स्टेम सेल उठा लिया इसका मतलब नहीं है कि वो हर सेल बनाएगा, वो खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। स्टिल अंडर रिसर्च, ये अंडर रिसर्च चल रहा है। अब आते हैं इस हायरार्की पर, अब समझ जाएगा, इसको मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ। अब आते हैं हमारे पास एक हायरार्की, ये हमारे पास क्या है, और सलाह ना बताओ, ये क्या है, स्पर्म, ये हमारे पास क्या है, स्पर्म, ये हमारे पास क्या है, स्पर्म सेल, ये हमारे पास क्या है, एक, देखो स्पर्म और एग आपस में मिल गए तो उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जाइगोट देखो जब क्या है यूट्रस में चला गया तो वो मोरोला में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, मोरोला में कन्वर्ट हो गया। मोरोला क्या है, ऐसा स्टेज जिसमें हमारे पास क्या है, 4 सेल इस तरह नजर आते हैं, मोरोला में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो मोरोला है वो टोटीपोटेंट है, मोरोला क्या है, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, बॉडी का हर सेल बना सकता है, साफ प्लेसेंटा भी बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक भी बना सकता है। तो मोरोला ऐसा स्टेज है, ये जो मोरोला है, मोरोला कोई भी सेल बना सकता है। मोरोला क्या है, जो हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा के एक प्लेसेंटा भी बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना सकता है और साथ में फीटस भी बना सकता है, फीटस भी बना सकता है। अब देखो जब मोरोला किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास इस सेल स्टेज ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस हम आगे पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस क्या है, दरमियान में एक कैविटी बन जाती है, क्या बन जाती है, कैविटी स्पेस बन जाती है। अब देखो इस ब्लास्टोसिस में ये जो ब्लैक वाले सेल है, कौन से सेल, ब्लैक वाले सेल, ये हमारे पास क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, ये हमारे पास क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। और उसी तरह ये जो ब्लू से मैंने बनाया, ये जो ब्लू से, ये इनर सेल मास। अब देखना जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्लस प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा के इर्द गिर्द क्या है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लेसेंटा है, ये बनाएगा। जबकि इनर सेल मास, इनर सेल मास हमारे पास क्या बनाएगा, इनर सेल मास देखना, इंडोडर्म बनाएगा, मेसोडर्म बनाएगा, और हमारे पास क्या है नर्वस सिस्टम, इंडोडर्म, मेसोडर्म, और यहाँ पर क्या है, एक्टोडर्म, क्या है, एक्टोडर्म से फिर क्या बनता है, नर्वस सिस्टम, क्या है, एक्टोडर्म, क्या है, एक्टोडर्म। अब देखना, देखो मैंने क्या बताया, जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल है, ये जो बाहर वाले सेल है, ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाएंगे। तो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाएंगे और साथ में ये इनर सेल मास, इनर सेल मास हमारे पास क्या बनाएगा, एम्ब्रो बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रो। एम्ब्रो किस चीज से बना है, 3 लेयर से, 3 परतों से बना है, 3 जर्म लेयर से बना है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। अब जो इंडोडर्म है ये क्या बनाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भी चीजें, मेसोडर्म क्या बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, और एक्टोडर्म क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मल्टीपोटेंट क्या है और उसी तरह क्या है, टोटीपोटेंट क्या है। अब देखो ये जो इनर सेल मास है ये क्या बनेगा, प्लुरिपोटेंट। अब क्यों प्लुरिपोटेंट है, इनर सेल मास क्या है, पूरा एम्ब्रो बना रहा है मगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा नहीं बनाता। देखो एक ये जो ट्रोपोप्लास्टिक सेल है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा कौन बनाता है, ट्रोपोप्लास्टिक सेल, कौन बनाता है, ट्रोपोप्लास्टिक सेल।
इनर सेल मास क्या बनाएगा, एम्ब्रो। तो अगर ऐसा सेल जो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक टिश्यू नहीं बनाता है, बाकी सारे टिश्यू मतलब पूरा एम्ब्रो बनाता हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्लोरीपोटेंट। प्लोरीपोटेंट ऐसा सेल है जो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक टिश्यू के अलावा हर चीज बना सकता है। देखो इससे देखो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा के अलावा बाकी सारा डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ बना लिया। तो ये जो हमारे पास इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये जो 1, 2 और 3 है, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है, मल्टीपोटेंट ऐसे सेल है जो एक खास फैमिली में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इंडोडर्म में क्या कर दिया, एक खास फैमिली में डिफरेंशिएट कर गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया। मेसोडर्म ने डिफरेंशिएट कर किया सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा मेसोडर्म रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बनाता। इंडोडर्म हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बना, तो एक खास फैमिली। उसी तरह एक्टोडर्म ने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या बना दिया, नर्वस सिस्टम। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि मल्टीपोटेंट क्या है, एक खास रिलेटेड फैमिली के मुताबिक वो डिवाइड करते रहते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास, इन दोनों को आपस में मिलाकर इसको हम क्या नाम देंगे, टोटीपोटेंट। देखो मोरोला, मोरोला भी क्या है, टोटीपोटेंट, हर चीज बना सकता है। और यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास दोनों को आपस में मिलाओगे, इसको भी हम क्या नाम देंगे, कॉमन कॉमन, इसको भी टोटीपोटेंट का नाम देंगे। तो प्लोरीपोटेंट, इनर सेल मास प्लोरीपोटेंट है। उसी तरह हमारे पास क्या है, ये एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपोटेंट है। उसी तरह आपने ट्रोपोब्लास्ट, बाकी सारी चीजें याद रखने हैं। तो स्टेम सेल का लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, सिंपल सेल साइकिल क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। सिंपल क्या है सेल साइकिल, एक सीरीज ऑफ क्या होता है, इवेंट होता है। मतलब सिंपल हमारे पास एक सेल है, अब इसमें सेल साइकिल करना है। सेल साइकिल का मतलब क्या है, ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 सेल में। अगर ये माइटोसिस होगा तो 2 सेल में डिवाइड करेगा, अगर ये मायोसिस होगा तो एक सेल 4 सेल में डिवाइड करेगा। तो ये फिर ये 2 सेल हमारे पास ले, सपोज सेल में एक सेल में 2 सेल में डिवाइड कर लिया। अब ये 2 सेल क्या करेगा, मजीद डिवीजन करेगा। तो सिंपल क्या करेगा, एक साइकिल में रिपीट करेगा, प्रीवियस सेल साइकिल से अब न्यू सेल साइकिल, फिर से जो डॉटर सेल बन गए, देखो पेरेंट सेल से हमारे पास डॉटर सेल बन गए। अब ये जब डॉटर सेल मैच्योर हो जाएगी, ये भी डिवाइड करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल सिंपल क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें हमारे पास सेल क्या करेगा, सेल अपने आप को ग्रो करेगा, जिसमें सेल ग्रो करेगा और क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा। किस चीज की कॉपीज बनाएगा, अपने डीएनए की कॉपीज बनाएगा। जब अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये 2 हमारे पास क्या होगा, डिवाइड इनटू न्यू सेल। सिंपल देखो सेल साइकिल क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब सेल ग्रो करेगा साथ में अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए की कॉपीज बनाएगा, मतलब डीएनए की डुप्लीकेशन करेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करेगा। जब ग्रो करेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, तब सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट, जो पूरा इवेंट चला जिसमें तमाम चीजें हो गए, इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। तो ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें सेल ग्रो करता है, अपनी डीएनए की कॉपीज बनाता है और क्या करता है, फिर जब डीएनए की कॉपीज बना देता है तो फिर वो न्यू डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को आपने समझना, देखो सेल 2 तरह से डिवाइड करेगा, एक माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेगा, एक मायोसिस के जरिए डिवाइड करेगा। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है, माइटोसिस के जरिए पढ़ना है। देखो मेन स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के 2 स्टेजेस है, एक इंटरफेज है, दूसरा हमारे पास क्या है, एम फेज। अब इंटरफेज और एम फेज ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है, माइटोसिस। जब भी कोई भी सेल माइटोसिस करेगा, सबसे पहले इंटरफेज परफॉर्म करेगा, बाद में एम फेज परफॉर्म करेगा। तो सेल साइकिल के यही 2 फेजेस है। जब भी सेल साइकिल आ जाए तो सेल साइकिल के कितने फेजेस है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज हमारे पास क्या है, माइटोटिक फेज। अब जो इंटरफेज है, देखो इंटरफेज 90% ऑफ द सीसी, सीसी का मतलब क्या है, सेल साइकिल। ये 90% ऑफ द सेल साइकिल क्या है, टाइम लेता है। मतलब 90% क्या है, कितना टाइम लेता है, मतलब जब देखो कोई भी चीज हमारे घर में, जब भी मेहमान आते हैं तो मेहमान की आने से पहले हमको खबर पहुंचाती है, तो हम घर में हर चीज की तैयारी करते हैं, यानी उसके लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो बाद में हम उसको मेहमान को खिलाते हैं। तो इसी तरह जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो सेल डिवीजन से पहले वो सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा। तैयार किस तरह करेगा, अपनी तमाम चीजों को डुप्लीकेट करेगा, ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करेगा, एंजाइम को डुप्लीकेट करेगा। जब तमाम चीजें प्रिपेयर होगी तब वो सेल में डिवाइड करेगा, फिर वो डिवाइड करेगा। तो इंटरफेज हमारे पास क्या है, सेल प्रिपरेशन। तो सेल क्या करेगा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन।
सबसे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन। ये किस फेज में होगा? इंटरफेज में होगा। अब इसके बाद इंटरफेज के हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेज में 4 फेजेस आते हैं। G1 फेज, जिसको हम गेप 1 फेज भी कहते हैं। G1 फेज में सेल क्या करेगा? सिंपल, G1 फेज में सेल ग्रो इन साइज, अपने आप को क्या करेगा? ग्रो करेगा, साइज बढ़ाएगा और साथ क्या बढ़ाएगा? न्यू प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या करेगा? न्यू प्रोटीन्स बनाएगी। उसी तरह ऑर्गेनेल्स बनाएगी। क्या है? सिंपल, देखो G1 फेज में सेल अपने साइज को क्या करेगा? सेल ग्रो करेगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा, न्यू प्रोटीन को बनाएगा, न्यू ऑर्गेनेल्स को बनाएगा। फिर क्या करेगा? थर्ड में नॉर्मल सेल फंक्शन होकर, देखो यहाँ पर, अब देखो सेल G1 फेज में जब चला गया, सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मगर सेल डिवीजन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सेल डिवीजन के लिए तो सेल का फंक्शन नॉर्मल है, सेल जिस तरह कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है वो नॉर्मल है, मगर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। तो G1 फेज में सेल का फंक्शन नॉर्मल होता है, साइज को बढ़ा देता है, ग्रो कर लेता है, ऑर्गेनेल्स को बढ़ा देता है, न्यू प्रोटीन बना देता है। अब दूसरा फेज क्या है? इंटरफेज का एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। क्या? सिंथेसिस फेज। इसमें क्या करेगा? डीएनए रिप्लिकेट। सिंपल क्या होगा? एस फेज में क्या करेगा? डीएनए की रिप्लिकेशन। सिंपल क्या होगा? डीएनए की डुप्लीकेट हो जाएगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। तो एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। डीएनए का क्या होगा? रिप्लिकेशन होगा। और ईच क्रोमोसोम मेक्स आइडेंटिकल कॉपी, हर क्रोमोसोम अपना आइडेंटिकल कॉपी क्या करेगा? बनाएगा। तो डीएनए की डुप्लीकेशन किस फेज में होगी? एस फेज में होगी। हर क्रोमोसोम अपना आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा। अब इसके बाद क्या है? एस फेज हो गया। अब इंटरफेज का तीसरा फेज G2 फेज। G2 फेज को हम गेप 2 फेज भी कहते हैं। गेप 2 फेज। अब गेप 2 फेज में क्या होगा? सेल ग्रो करेगा फर्दर, मतलब क्या करेगा? जो G2 फेज है ना, सेल क्या है? मजीद ग्रो करेगा। क्या करेगा? मजीद ग्रो करेगा। सेल ग्रो फर्दर, देखो सेल क्या करेगा? फर्दर ग्रो करेगा और क्या करेगा? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। किस चीज को सिंथेसाइज करेगा? मजीद प्रोटीन। देखो हमारे पास G1 फेज में भी प्रोटीन क्या है? बन रही थी, यानी ग्लू प्रोटीन। इसमें क्या होगा? प्रोटीन तो सिंथेसाइज होगी, यहाँ पर जितने प्रोटीन बने, अगर लेट सपोज सेल को और प्रोटीन की भी जरूरत होगी, तो यहाँ पर मजीद फर्दर प्रोटीन भी क्या होंगे? सिंथेसाइज होंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट क्या है? सेल चेक द डीएनए फॉर एरर। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक डीएनए था, ये हमारे पास क्या है? डबल डीएनए। तो हमारे पास क्या है? जब डीएनए क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा, जिस तरह हमारे पास क्या है? डीएनए इस फॉर्म में फैला होगा। तो एक डीएनए से हमारे पास जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो क्या बनेगा? 2 डीएनए बनेगा। क्या बनाएगा? 2 डीएनए इस तरह बनाएगा। अब जब 2 डीएनए बन जाएगा तो इस हमारे पास क्या है? G2 फेज में, G2 फेज में ये क्या करेगा? डीएनए को चेक करेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं आएगी, यहाँ पर जो बेसिस है वो सही है या नहीं, लेट सपोज कोई म्यूटेशन, कोई खराबी तो नहीं आई। तो G2 फेज में क्या? G2 फेज में डीएनए को चेक करेगा कि कोई खराबी तो नहीं है। अगर खराबी नहीं है तो फिर ये किस फेज में जाएगा? M फेज में जाएगा। M फेज दूसरा फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या करेगा? सेल डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर सेल। जो M फेज है उसके 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब देखो माइटोसिस, माइटोसिस पर आते। देखो अगर अपने माइटोसिस के बारे में पढ़ना है, देखो माइटोसिस जब भी क्या होगा? सेल माइटोसिस करेगा, तो माइटोसिस करने से पहले हमारे पास देखो सेल किस फेज में जाएगा? इंटरफेज में जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस है क्या? सिंपल, हमारे पास क्या है? ये एक सेल है। देखो उसी तरह हमारे पास क्या है? ये एक सेल है। इस सेल में कितने क्रोमोसोम है? सपोज ये ह्यूमन का सेल है, इंसान का सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो एक सेल कितने सेल में डिवाइड करेगा जब इसमें माइटोसिस होगा? 2 सेल में। सपोज हमारा क्या है? एक सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल में ये डिवाइड करेगा। अब ये हमारे पास माइटोसिस कहता क्या है? इसमें क्या है? ये जो डिवाइड करने वाला सेल है, इस सेल को हम क्या नाम देंगे? पेरेंट सेल का नाम देंगे। अब ये जो न्यू सेल बने इसको हम नाम देंगे डॉटर सेल का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है? डॉटर सेल। अब देखो अगर पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम हमारे पास डॉटर सेल में होंगे। देखो क्रोमाइटोसिस क्या है? ऐसा सेल डिवीजन, मतलब सेल क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा, मतलब सेल साइकिल का ऐसा फेज है, ऐसा डिवीजन है जिसमें सिंपल क्या करेगा? एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, मगर जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। तो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम की तादाद है वो एग्जैक्टली बराबर होगा किसके साथ? पेरेंट सेल की क्रोमोसोम की तादाद के साथ। देखो 1 पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम। जितने पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल है 46, उतने ही पेरेंट में हमारे पास डॉटर सेल में भी उतने ही जेनेटिक मटेरियल है 46। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल किस चीज में प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस में प्रोड्यूस होते हैं। एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेगा, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम जब डॉटर सेल में होंगे, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। अब देखो सबसे पहले माइटोसिस का जो टर्म है हमारे पास
इसका जो हमारे पास इंट्रोडक्ट मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस, INTRO का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस। किसने इंट्रोड्यूस करवाया, वेल्टर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया। किसने करवाया, वेल्टर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया 1882 में। इसी वजह से इसको हम कहते हैं फादर ऑफ माइटोसिस। देखो फादर ऑफ माइटोसिस कौन है हमारे पास, फादर ऑफ माइटोसिस वेल्थर फ्लेमिंग। वेल्थर, वैसे लफ्ज माइटोसिस का मतलब क्या है, माइटोस, ये किससे आया हुआ है, माइटोस आया। किससे आया हुआ है, माइटोस, माइटोस आया। और माइटोस का मतलब क्या होता है, थ्रेड, क्या है, थ्रेड लाइन। क्या होता है, थ्रेड लाइन मतलब दागे नमा। क्या होता है, दागे नमा। जब कोई भी सेल क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, उसमें जो क्रोमोसोम होती है वो दागे नमा की फॉर्म में होती है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद क्या होगा, फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस। अब फेजेस ऑफ माइटोसिस को पढ़ने से पहले देखो, मैंने माइटोसिस आपको समझा लिया। माइटोसिस जब कोई भी सेल करेगा तो सबसे पहले किस फेज में आएगा, इंटरफेज में आएगा। तो देखो माइटोसिस का जो फेजेस है वो मैंने क्या है, सेल साइकिल में आपको बता दिया। सेल साइकिल में मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल आपने क्या समझना है, एक मिनट को इसको, अब देखो हमारे पास माइटोसिस के फेजेस। माइटोसिस के फेजेस भी उसी तरह, जब कोई भी सेल माइटोसिस करेगा, देखो माइटोसिस हमारी बॉडी के सेल में, सोमेटिक सेल में होता है, हमारी जर्म सेल में, हमारी सेक्स सेल में ये नहीं होता। तो माइटोसिस कहां पर होता है, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक का मतलब क्या है, बॉडी के सेल में। कहां पर होता है, बॉडी के सेल में। तो माइटोसिस का सबसे पहला फेज वो कौन सा फेज है, इंटरफेज। तो इंटरफेज मैंने आपको समझाया। तो हमारे पास क्या है, माइटोसिस के फेजेस। माइटोसिस का पहला फेज क्या होगा, इंटरफेज। और इंटरफेज के चारों फेजेस मैंने आपको समझा दिया। तो माइटोसिस का पहला फेज हमारे पास इंटरफेज। इंटरफेज सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जिसमें G1 फेज है। उसी तरह S फेज है हमारे पास, क्या है, G2 फेज है, जिसमें सेल ग्रो फर्दर करेगा, प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा और चेक करेगा फॉर द DNA एरर। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, माइटोसिस का जब पहला फेज होगा, पहला फेज तो आपको समझ आ गया कौन सा फेज है, इंटरफेज। और इंटरफेज के चारों फेजेस। अब देखो माइटोसिस का दूसरा फेज। अब माइटोसिस जब इंटरफेज को कंप्लीट करेगा, जब इंटरफेज कंप्लीट होगा तो सेल किस चीज में जाएगा, हमारे पास M फेज में जाएगा। देखो जब कोई भी सेल माइटोसिस करेगा तो जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी, तो इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद सेल कहां पर जाएगा, M फेज में जाएगा। तो M फेज के कितने हैं, M फेज का मतलब क्या है, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के कितने डिवीजन हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब आते हैं इसको समझते हैं। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस, इंटरफेज तो मैंने समझा लिया, इंटरफेज हो गया। माइटोसिस का पहला फेज कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज के चारों फेजेस भी क्या हो गए हमारे पास, हो गए। अब आते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज का पहला फेज क्या है, प्रोफेज। अब प्रोफेज सिंपल है क्या, देखो सबसे पहले हमारे पास एक सेल है। प्रोफेज में सिंपल क्या होगा, हमारे पास क्रोमाटिन, देखो हमारे पास एक सेल है, लेट्स सपोज क्या है, ये एक सेल है, इसका क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरह क्या है, दागे नमा शक्ल में पड़ेंगे। किस, दागे नमा। ये जो दागे नमा बहुत ही पतले होते हैं, हमें नजर नहीं आते, बहुत पतले होते हैं, दागे नमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो दागे नमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमाटिन। तो ये क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन। जब क्रोमाटिन कंडेंस हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। आप कहोगे क्रोमाटिन क्या है, क्रोमाटिन देखो जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, नॉन डिवाइडिंग सेल, ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दागे नमा पतले पतले दागे होगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो ये पतले पतले दागे कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब क्या है, मोटे हो जाएंगे। जब ये दागे मोटे हो, देखो इस तरह छोटे छोटे हमारे पास दागे, ये दागे मोटे किस तरह हो जाएंगे, इस तरह क्रोमोसोम का शक्ल इख्तियार करेंगे। कौन सा शक्ल इख्तियार करेंगे, क्रोमोसोम का शक्ल, मोटे हो जाएंगे और इससे क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। देखो ये जो न्यूक्लियस के इर्द ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, देखो मैंने आपको पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स। यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं, क्या है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी अपने आप को डिवाइड करेगा, कॉपी बनाएगा, सेंट्रियोल भी अपने आप को डिवाइड करेगा। ये सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, सेंट्रियोल से एक छोटे छोटे इस तरह क्या है, फाइबर्स निकलते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स। सेंट्रियोल से इस तरह छोटे फाइबर्स निकलते हैं। इन छोटे फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल।
एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम नाम देते हैं एएस, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, जब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या है, क्रोमोसोम इस तरह क्या है, मोटे हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम मोटे हो जाएंगे तो इस तरह छोटे छोटे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, और एक इस तरह क्या है, बड़े बड़े ट्यूब्यूल निकलेंगे। क्या है, बड़े बड़े हमारे पास इस तरह क्या है, फाइबर्स निकलेंगे। इन बड़े फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, इन बड़ों फाइबर को हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर भी बनाओ, देखो ये यहाँ पर सेंट्रियोल है, छोटे छोटे धागे जो निकलते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो बड़े धागे हैं इस तरह गुजरते हैं क्रोमोसोम से, इन बड़ों धागों को हम क्या नाम देते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, पोलर, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल आपने खुद लिखना है। और ऐसे फाइबर देखो, ऐसे धागे जो बिल्कुल दरमियान से निकल रहे, देखो ये जो दरमियान से गुजर रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। जो दरमियान से गुजर रहा है या आप इसको कह सकते हो काइनेटोकोर फाइबर, दरमियान से जो गुजरते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर फाइबर। तो ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, दरमियान से गुजरने वाले फाइबर है, छोटे छोटे फाइबर है, इन सब को हम क्या नाम देते हैं, माइटोटिक अपरेटस। इसको हम क्या नाम देते हैं, माइटोटिक अपरेटस। इसको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस। तो सिंपल आपने क्या समझना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोफेज होगा उसमें क्या बनेगा, माइटोटिक अपरेटस बनेगा। माइटोटिक अपरेटस क्या है, ये जो छोटे छोटे धागे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसी तरह पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर्स, ये तमाम जब बन जाएंगे तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है इस क्रोमोसोम को क्या करना है, खींचना। क्रोमोसोम को क्या करना, जब क्रोमोसोम को खींचेंगे तो आधे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे सेल में चले जाएंगे। तो माइटोटिक अपरेटस हमारे पास किस चीज से बना हुआ है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से। एम का मतलब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। उसी तरह हमारे पास क्या है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। उसी तरह हमारे पास क्या है, स्पिंडल, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल। किस चीज से बना हुआ है, सेंट्रियोल। तो इन तमाम का काम क्या है, सिंपल हमारे पास आप क्या कहोगे, स्पिंडल फाइबर्स कहोगे। इन तमाम फाइबर्स को आप आसान भाषा में क्या नाम दो, स्पिंडल फाइबर। इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, क्रोमोसोम को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जब क्रोमोसोम को खींचेंगे तो आधे एक सेल में चले जाएंगे, आधे दूसरे सेल में चले जाएंगे। इसके बाद क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में सिंपल क्या होगा, तमाम जो क्रोमोसोम हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर पर, क्या होंगे, सेंटर पर। इस तरह क्या होंगे, सेंटर पर। तमाम क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेंटर पर एक अलाइन हो जाएंगे। तमाम क्रोमोसोम सेंटर पर आ जाएंगे। देखो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है वो आपको नजर आ रहा है, देखो स्पिंडल फाइबर। तो तमाम क्रोमोसोम इक्वेटर पर, कहां पर, इक्वेटर, दरमियान पर अरेंज हो जाएंगे। इक्वेटर पर क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे। देखो क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेटोरियल। देखो तमाम क्रोमोसोम कहां पर जमा हो गए, इक्वेटोरियल प्लेट पर तरतीब से अलाइन हो गए। और स्पिंडल फाइबर भी इसके साथ देखो क्या है, अटैच। स्पिंडल फाइबर भी क्या है, अटैच है सेंटर में। ये जो सेंटर में पॉइंट है, देखो क्रोमोसोम का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेर। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेर। इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेर। ये हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रिक्ट, क्या है, कंस्ट्रिक्शन रीजन है। कौन सा रीजन है, कंस्ट्रिक्शन रीजन। इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रिक्शन रीजन। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम कंस्ट्रिक्ट हो चुका होता है तो इसको हम कंस्ट्रिक्शन रीजन कहते हैं, या इसको हम नाम देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो सिंपल मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ये इसका डायग्राम। तीसरा फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज सिंपल क्या है, ये जो क्रोमोसोम जमा हो गए इक्वेटोरियल, एनाफेज क्या है, इन क्रोमोसोम को खींचेंगे। आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम दूसरे। ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, या क्रोमोसोम इस तरह आधे ऊपर की तरफ आधे नीचे की तरफ, ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है इसको हम क्या नाम देते हैं, एनाफेज। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, एनाफेज। सिंपल आधे क्रोमोसोम, ये जो स्पिंडल फाइबर है आधे क्रोमोसोम को एक तरफ खींच लिया और आधे क्रोमोसोम को दूसरी तरफ खींच दिया। तो सिंपल क्या है, सेंट्रोमेर क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो सेंट्रोमेर क्या है हमारे पास, आधा दूसरा चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाएगा। जब सेंट्रोमेर डिवाइड हो जाएगा तो क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और सिस्टर क्रोमाटिड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, देखो एक क्रोमोसोम। जितनी देखो हमारे पास सेंट्रोमेर कितना है, एक सेंट्रोमेर। तो इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमेर। आप इसको याद रखें, नंबर ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर, नंबर ऑफ सेंट्रोमेर किसके बराबर है, क्रोमोसोम की तादाद के बराबर। तो यहाँ पर सेंट्रोमेर कितना है, एक। अगर एक सेंट्रोमेर है तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी क्या है, एक। सिंपल ये जो हमारे पास इस तरह क्रोमोसोम है, देखो ये भी हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, एक, क्योंकि एक सेंट्रोमेर। अब ये जो सिस्टर, ये हमारे पास जो स्ट्रैंड है ना, ये अपने आप की क्या बनाती है, सिस्टर क्रोमाटिड स्ट्रैंड बनाती है। क्या बनाती है, अपने स्ट्रैंड बनाती है। तो ये क्या है, ये सिस्टर स्ट्रैंड है हमारे पास, क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड स्ट्रैंड।
हालांकि क्रोमोसोम एक है। तो ये जो सिस्टर स्ट्रैंड है आधे एक तरफ चले जाते हैं, आधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो सिंपल एनाफेज को आपने किस तरह सिंपल समझना है कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधे एक तरफ आधे दूसरे तरफ। अब हमारे पास क्या है, टेलोफेज। टेलोफेज सिंपल आपने क्या करना है, अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। सिंपल टेलोफेज हमारे पास क्या है, प्रोफेज का उल्टा, प्रोफेज का उलट। तो टेलोफेज क्या है, इट इज द रिवर्सल, इट इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर बन गया। इसमें क्या होगा, सिंपल टेलोफेज में हमारे पास क्या होगा, टेलोफेज में अब देखो तमाम चीजें डुप्लीकेट हो गई, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए। अब सिंपल क्या करेगा, सेल वापस यहाँ पर वापस क्या बनेगा, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होगा, इन तमाम क्रोमोसोम के इर्द वापस क्या बनेगा, इस तरह हमारे पास क्रोमोसोम। अब हमारे पास क्या है, टेलोफेज। देखो टेलोफेज हमारे पास क्या है, टेलोफेज बिल्कुल क्या है, अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। मतलब ये प्रोफेज का बिल्कुल क्या है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, बिल्कुल उल्टा, रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हो गए थे, क्रोमैटिन कंडेंस हो गए, क्या बनाए थे, क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, वापस हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है, सेल। इसमें क्या होगा, वापस देखो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो खत्म हो गया, न्यूक्लियोलस क्या हो गया था, खत्म हो गया। इसमें वापस क्या बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, वापस न्यूक्लियोलस बनेगा। जो क्रोमोसोम होंगे वो वापस क्रोमैटिन बन जाएंगे, उससे वापस पतले धागे बन जाएंगे, वापस क्या बन जाएंगे, इस तरह पतले धागे बन जाएंगे, वापस क्या बन जाएंगे, पतले धागे बन जाएंगे। तो टेलोफेज में इन तमाम पॉइंट को अपोजिट करो, क्या बन जाएगा हमारे पास, टेलोफेज में इन तमाम पॉइंट को, जो प्रोफेज के तमाम पॉइंट है ना उसको अपोजिट करो। आपने किस में लिखना है, टेलोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, न्यूक्लियोलस बनेगा, तमाम चीजें बन जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, जो साइटोकाइनेसिस है। देखो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस। अब हमारे पास साइटोकाइनेसिस क्या है, अब सिंपल देखो इंटरफेज हमारे पास क्या है, इंटरफेज। देखो इंटरफेज के हमारे पास कितने फेजेस है, 4 फेजेस थे, मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी देखो G1 उसी तरह S फेज, G2 फेज। अब जो इंटरफेज के बाद हमारे पास क्या आएगा, M फेज। देखो M फेज के कितने फेजेस है हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों मैंने आपको पढ़ा दिया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। मतलब कोई भी सेल है पहले उसका क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। देखो कैरियोकाइनेसिस हमने तमाम पढ़ लिया। अब आते हैं बारी, किसकी बारी है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। तो देखो इंटरफेज के चारों फेजेस हो गए, फिर एम फेज के 2 फेजेस। 2 फेजेस में पहला कोड क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप हो गए। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सही है, हमारे पास क्या है, एक समरी की फॉर्म में आपने क्या करना है, याद रखना है। इंटरफेज होगा, फिर एम फेज का पहला फेज क्या है, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके चारों फेज होंगे, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, सिंपल साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा इसका क्या, यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये वीडियो में वापस बना रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर कुछ चीजें लिखे हुए है। तो इसको मैंने आपको पहले समझा लिया, मगर वीडियो में नहीं आया तो मैं वीडियो वापस बना रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर देखो ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ये दोनों में क्या है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह, देखो एनिमल सेल क्या होगा, देखो एनिमल सेल हमारे पास क्या है, ये एक एनिमल का सेल है, ये एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, क्लेविज फेरो उसमें बनेगा। क्या बनेगा, क्लेविज फेरो। क्लेविज फेरो का मतलब क्या, देखो जब हमारे पास एनिमल सेल आएगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, तो एनिमल सेल क्या करेगा, ये मौजूद है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा। तो ये एनिमल सेल क्या होगा, सबसे पहले इस तरह इन्वेटिनेट करेगा, इस तरह क्लेविज फेरो बन जाएगी, इस तरह डिवाइड कर जाएगा एक्टिन मायोसिन के जरिए। देखो ये क्या करेगा, एनिमल सेल किसके जरिए डिवाइड करेगा, क्लेविज फेरो। तो ये 2 सेल क्या करेंगे, आपस में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह फेरो बन जाएगा, क्लेविज फेरो बन जाएगा, इस तरह डिवाइड कर जाएगा। जबकि प्लांट सेल किस तरह डिवाइड करेगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसमें क्या बनेगा, प्लेट बनेगा। प्लेट क्या बनेगा, अभी मैंने आपको समझा भी दिया था। देखो मगर वापस क्या है, वीडियो बनाने के लिए मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो गोल्जी apparatus, देखो गोल्जी apparatus हमारे पास क्या है, जब पहले हमारे पास प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह डिवाइड करेगा, एनिमल का साइटोप्लाज्म तो क्लेविज फेरो के जरिए। प्लांट का साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड करेगा, सिंपल देखो सबसे पहले गोल्जी apparatus क्या रिलीज करेगा, वेसिकल रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, वेसिकल रिलीज करेगा। ये तमाम वेसिकल कहां पर बैठ जाएंगे, इस तरह क्या है, छोटे छोटे वेसिकल यहाँ पर बैठ जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, एक प्लेट बनेगा। क्या बनाएगा, प्लेट। और इस प्लेट को हम क्या नाम लेते हैं, प्रिग्मोप्लास्ट। क्या नाम लेते हैं, प्रिग्मोप्लास्ट। तो देखो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड होता है, गोल्जी apparatus आता है। गोल्जी apparatus सेक्रीशन करता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है गोल्जी apparatus का। तो जो गोल्जी apparatus सेक्रीशन करेगा तो यहाँ पर एक प्लेट बन जाएगा। इस प्लेट को हम क्या नाम लेते हैं, बायोलॉजी की जुबान में प्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ
माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो हमारी ग्रोथ, देखो ग्रोथ किसके जरिए होती है? माइटोसिस के जरिए होती है। टिश्यू रिपेयर, कितनी कट लग जाए वापस वो टिश्यू रिपेयर हो जाती है, यानी किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो ए सेक्सुअल, तमाम बॉडी में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके जरिए हो रही है? माइटोसिस के जरिए हो रही है। रीजनरेशन का प्रोसेस किसके जरिए हो रहा है? माइटोसिस। देखो हमारे पास स्टारफिश होता है, अगर एक स्टारफिश का एक लिंब कट जाए तो ये वापस किसके जरिए रीजनरेट करता है? माइटोसिस के जरिए रीजनरेट करता है। तो ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस। खासियत क्या है माइटोसिस का? कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, ये हमारी सोमेटिक सेल में होती है। सोमेटिक का मतलब क्या है? बॉडियां। तो ये हमारी बॉडी की सेल में होता है। देखो हमारा बॉडी सेल होता है, दो तरह के सेल होते हैं, एक बॉडी का सेल होता है, दूसरा क्या होता है? जर्म सेल। दूसरा हमारा क्या है? जर्म सेल। जर्म सेल हमारे क्या है? सेक्स सेल। जर्म सेल में क्या होगा? आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मायोसिस होगी, मियोसिस होगी। और हमारे क्या है? सोमेटिक सेल में, बॉडी के सेल में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? स्टेम सेल। देखो स्टेम सेल का आज लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी। इंशाल्लाह इसको हम 5-6 मिनट में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, हर बेसिक हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं मायोसिस। देखो इससे पहले आपको याद था, मैंने आपको क्या पढ़ा है? माइटोसिस। देखो मियोसिस और माइटोसिस में फर्क क्या है? देखो हमारे पास क्या था? एक माइटोसिस था और एक क्या है? मियोसिस। अब माइटोसिस हमारे पास क्या है? सिंपल। माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। देखो आपने सिंपल याद रखना है, चाहे माइटोसिस हो, देखो टी वाला हो या मियोसिस, मियोसिस में कोई भी टी नहीं है, तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों क्या है हमारे पास? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मतलब क्या है? कोई भी सेल है ना, हमारी ग्रोथ होती है या नहीं, हम बड़े होते हैं या नहीं, तो ये किसकी वजह से? सेल डिवाइड होते रहते हैं। जब सेल डिवाइड होते रहते हैं तो हम क्या है? हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये किसकी वजह से होती है? सिर्फ सेल डिवीजन की वजह से। तो देखो सेल डिवीजन, सेल दो तरह से अपने आप को डिवाइड करता है, एक मियोसिस के जरिए डिवाइड करता है और एक माइटोसिस के जरिए डिवाइड। अब माइटोसिस क्या है? ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? सोमेटिक सेल में होता है। किस सेल में होता है? सोमेटिक। देखो सोमेटिक सेल का मतलब क्या है? सोमा का मतलब क्या है? बॉडी से। जो सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। मतलब आसान अल्फाज में हमारे बॉडी के सेल में होगा। किस में होगा? बॉडी के सेल। अब बॉडी के सेल से मुराद क्या? देखो मेरा उंगली कट गया, हाथ कट गया, ये यहाँ पर वापस जो न्यू सेल आएंगे, ये किसकी वजह से आते हैं? माइटोसिस के जरिए आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? माइटोसिस। तो मेरे बॉडी के जो सेल है, सो मेरे बॉडी के सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। तो बॉडी के सेल में माइटोसिस होगा। अब आते हैं मियोसिस। देखो मियोसिस भी सेल डिवीजन है, सेल डिवाइड करता है, मगर मियोसिस क्या है? एक किस्म का स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब क्या है? क्या है? जर्म सेल। कौन सा सेल? जर्म सेल। अब देखो जर्म सेल का आसान पास मतलब क्या है? जर्म सेल का मतलब क्या है? जो हमारे पास क्या है? गेमीट्स। जर्म सेल क्या है? जिससे गेमीट्स बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं? गेमीट्स बनते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है? स्पर्म सेल और दूसरा क्या है? एग सेल। तो आसान अल्फाज में मियोसिस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। रिप्रोडक्टिव सेल हमारे पास क्या है? देखो रिप्रोडक्टिव सेल हमारे आसान अल्फाज में, देखो जर्म सेल का दूसरा मतलब क्या है? जो सेक्स सेल है। कौन से सेल है? सेक्स सेल। सेक्स सेल में होता है। तो आसान अल्फाज में मायोसिस जर्म सेल में या सेक्स सेल में या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। अब देखो जर्म सेल या सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल, ये कौन से सेल है? ये हमारे पास क्या है? स्पर्म सेल है और एक सेल है। देखो मेल में कौन सा सेल है? स्पर्म सेल। फीमेल में कौन सा है? एक। तो आसान अल्फाज में स्पर्म और एक, ये जो सेल बनते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, ये दोनों सेल किसके जरिए बनते हैं? इन सेल के अलावा बाकी बॉडी के तमाम सेल में क्या होगा? माइटोसिस होगा। मगर हमारे पास जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जो हमारे पास स्पर्म और एक सेल है, इसमें हमारे पास क्या होगा? मियोसिस। तो आसान अल्फाज में आप क्या करोगे? जो हमको हमारी बॉडी में जो गेमेटोजेनेसिस क्या है? गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गेमो का मतलब क्या है? गेमीट्स। जेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। गमीट की फॉर्मेशन किसके जरिए होती है? मियोसिस के जरिए। तो गमीट का हमारे पास क्या है? गमीट, गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गमीट का फॉर्मेशन। गमीट हमारे पास क्या है? स्पर्म है और एक। स्पर्म और एक। तो ये जो स्पर्म और एक बनता है, ये किसके जरिए बनता है? मियोसिस के जरिए बनता है। तो हमारी जर्म सेल में मियोसिस होगा, मतलब हमारी जो गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। उसमें क्या होगा? मियोसिस। तो अभी समझ आ गया मियोसिस कहां पर होता है? माइटोसिस का।
दोनों टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। तो देखो जब क्या है एडल्ट इंसान, एडल्ट ह्यूमन एडल्ट हो जाता है तो उसमें स्पर्म सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह एक सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एक सेल डिवाइड करते रहते हैं, स्पर्म सेल डिवाइड करते रहते हैं, उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस का सेल डिवीजन होता है। अब मियोसिस हमने समझ लिया कि किस सेल में होता है। अब देखो हमारे पास जो मियोसिस है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। जब कोई भी डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड का मतलब क्या है? जिसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? डबल होगी। क्या होगी? डबल। तो 46 डबल का मतलब देखो मैं समझाता हूँ। हमारे पास जो नॉर्मल सेल है, हमारी बॉडी के सेल है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? 46, 46 होती है। तो देखो एक हमारे पास सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 है। अब इसमें मियोसिस होना है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो ये कौन सा सेल होगा? या तो स्पर्म सेल होगा या तो एक सेल होगा। तो ये जो सेल डिवाइड करेगा मियोसिस के जरिए, तो इसके जरिए जो नए सेल बनेंगे या तो स्पर्म सेल बनेंगे या तो एक सेल बनेंगे, क्योंकि स्पर्म सेल और एक सेल बनते ही मियोसिस के जरिए। किसके जरिए बनते हैं? मियोसिस के जरिए बनते हैं। तो जब गेमेटोजेनेसिस होगा तो याद रखना मियोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल क्या करेगा? जब डिवाइड करता है तो उसके नतीजे में 4 हेप्लॉयड सेल बनते हैं। एक सेल में जब डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी तो उसके नतीजे में 4 डिप्लॉयड सेल बनेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें हमारे पास क्या है? डिप्लॉयड सेल में एक डिप्लॉयड सेल के नतीजे में जब उसमें मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में 4 हेप्लॉयड सेल बनते हैं। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद 46, जब उसके नतीजे में जब 4 सेल बने उसकी क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 23। मतलब 46 का हाफ, आधा, उसको हम क्या नाम देंगे? 23। इसी वजह से हम मियोसिस का दूसरा नाम क्या रखते हैं? मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शन डिवीजन। क्या है रिडक्शन डिवीजन का मतलब? क्यों? देखो हमारे पास जो पेरेंट सेल है उसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल है एज कंपेयर टू डॉटर सेल। ये जो 4 नए सेल बने इसको हम क्या नाम देते हैं? डॉटर सेल। देखो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद क्या है? हाफ। क्रोमोसोम की तादाद क्या है? हाफ। और बायोलॉजी की जुबान में हम हाफ को क्या कहते हैं? हेप्लॉइड। क्या नाम देते हैं? हेप्लॉइड। और यहाँ पर देखो डॉटर सेल के मुकाबले में जो हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या है? डबल। और जब डबल होगी उस बायोलॉजी की जुबान में उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। डी डबल। हेप्लॉइड का मतलब क्या है? एच हाफ। तो क्या होगी? तो जब मियोसिस होता है, तो जब सेल में मियोसिस होगा तो एक डिप्लॉइड सेल हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल बनाएगा। इसी वजह से हम मियोसिस को रिडक्शनल या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट सेल है उसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है एज कंपेयर टू डॉटर सेल, या डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। समझ आ गया? इस तरफ ने नहीं देखना है कि 46 हमारे पास जब 46 होगी तो 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, ये तो 40 से ज्यादा हो गया। नहीं, इसमें क्या होती है? डिवीजन होती है। देखो मैंने आपको पहले बताया जब मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा तो सबसे पहले जब कोई भी सेल डिवाइड करता है ना, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, यानी सेल साइकिल जब करेगा कोई भी सेल, जब सेल साइकिल में जाएगा तो हमारे घर में जब मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान की आने से पहले हम क्या करते हैं? घर की सफाई तैयारी वगैरह सारे, देखो अम्मी वगैरह घर की तैयारी वगैरह, बहन वगैरह घर की तैयारी करते हैं या नहीं? मेहमान के लिए खाने बनाते। तो मेहमान की अच्छी तरह क्या है मतलब प्रिपरेशन करते हैं बाद में, ऐसा नहीं मेहमान आ गए हम सारे बैठे रहते हैं सो रहे, इस तरह तो नहीं होता है ना। तो इसी वजह से जब कोई भी सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले चाहे उसमें मियोसिस करना हो या माइटोसिस करना हो, तो दोनों से पहले सेल क्या करेगा? अपने आप को प्रिपेयर करेगा। मियोसिस करने वाला सेल भी क्या किस में जाएगा? इंटरफेस में जाएगा। उसमें G1 हमारे पास, S फेज, G2 फेज, वहां पर क्या करेगा? अपने आप को पूरी तैयारी करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ऑर्गेनेली बनाएगा, तमाम जब अपने आप को प्रिपेयर करेगा तो जिस सेल ने मियोसिस करना है वो मियोसिस सेल साइकिल करेगा, जिस सेल ने माइटोसिस करना है फिर बाद में क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। सवाल वीडियो चल रहा है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है? मियोसिस होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, तो समझ आ गया? तो देखो हमारे पास अब ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल से 4 डॉटर सेल बने, तो आप क्या कहोगे? हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल से 4 हेप्लॉयड सेल बने। अब देखो क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? डॉटर सेल में हाफ होगी। एक डिप्लॉयड सेल से कितने हेप्लॉयड सेल बने? 4 हेप्लॉयड। देखो मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। मियोसिस 2 क्या है? सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा तो मियोसिस 2 आपको ऑलरेडी आता है।
आपने मियोसिस 2 से घबराना नहीं है। तो मैं मियोसिस 2 भी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो मियोसिस 2 बिल्कुल किस तरह होता है, माइटोसिस की तरह। तो मियोसिस की कितनी डिवीजन है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, दो डिवीजन। अब आते हैं, अब हमारे पास मैंने आपको पहले बता दी कि मियोसिस किस में होगा, जर्म सेल में होगा, या दूसरे अल्फाज में जर्म सेल का मतलब क्या है, सेक्स सेल। सेक्स सेल कौन सा है, जिसमें स्पर्म और एग बनता है। देखो जब हमारे पास क्या है, स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फिर वो जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस। देखो स्पर्म और एग आपस में, स्पर्म किस चीज के जरिए बना, मियोसिस के जरिए बना। एग किस चीज के जरिए बना, मियोसिस। देखो स्पर्म मेल से आएगा, मतलब क्या है, अब्बू से आएगा, और एग किससे आएगा, अम्मी से आएगा। तो स्पर्म और एग जब आपस में मिल जाएगा तो जाइगोट। अब जाइगोट जब बन गया ना, तो जाइगोट में क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्या होगी, माइटोसिस। अब ये इसमें जब माइटोसिस होगी तो माइटोसिस के नतीजे में इससे क्या है, न्यू इंडिविजुअल, क्या है, न्यू इंडिविजुअल, नया इंसान इस दुनिया में आएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, स्पर्म सेल या एक सेल में होता है। अब देखो सबसे पहले हम मियोसिस 1, मियोसिस 1 में सबसे पहला उसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिस तरह हमने मियोसिस में 4 फेज पढ़े थे, यहां पर भी वही फेज है। देखो प्रोफेज 1 आपने क्या करना है, हम मियोसिस 1 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रोफेज के साथ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गर फेज है। ये क्या है, मियोसिस का सबसे लॉन्गर फेज है। तो देखो जब चलिए मियोसिस करना है तो मियोसिस से पहले वो इंटरफेज में जाएगा, तैयारी करेगा, तमाम डुप्लीकेशन करेगा, एस फेज में जाएगा। तो जब एस फेज में जाएगा, सेल की तैयारी होगी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तमाम चीजें होगी। फिर क्या होगा, सेल मियोसिस स्टार्ट करेगा, प्रोफेज में आएगा। सही है, तो समझ आ गया यानी। तो सेल साइकिल स्टार्ट करेगा, कोई भी सेल ने सेल साइकिल स्टार्ट करना है ना, तो सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा, प्रिपेयर। वो सेल जिसने मियोसिस करना है, वो सेल जिसने माइटोसिस करना है, तो दोनों सेल पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा। दोनों सेल इंटरफेज में जाएंगे, किस में जाएंगे, इंटरफेज में जाएंगे। इंटरफेज में जब वो अपने को तमाम चीजें को डुप्लीकेट करेगा, बाद में वो क्या करेंगे, मियोसिस के, जो मियोसिस करेगा वो मियोसिस में जाएगा, जो माइटोसिस करेगा वो माइटोसिस में। तो प्रोफेज 1, अब इंटरफेज सब कुछ हो गया, सेल ने अपने आप को तैयार किया। अब सेल ने क्या करना है, डिवाइड होना है। जब डिवाइड होना है तो पहला फेज क्या है, प्रोफेज 1, लॉन्गर फेज। प्रोफेज 1 के मजीद हमारे पास कितने टाइप, कितने हमारे पास जो के मजीद सब टाइप, कितने टाइप है, 5 टाइप। कितने, 5 है टाइप। तो हमारे पास प्रोफेज के मजीद कितने कितने टाइप्स आएंगे, 5 टाइप्स। कितने टाइप्स है, 5 टाइप। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिप्टोटीन। पहला फेज हमारे पास क्या है, लिप्टोटीन। अब लिप्टोटीन सिंपल क्या है, देखो उसी तरह लिप्टोटीन प्रोफेज में हमारे पास क्या होगी, अगर जनरली आप याद रखोगे, प्रोफेज में क्या होगी, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसॉल्व होगा, न्यूक्लियोलस क्या होगा, डिसॉल्व होगा, क्रोमाटिन क्या होंगे, वहां पर 3 दागों की शक्ल होंगे, उसमें क्या होंगे, क्रोमाटिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम में। मतलब जो पहले क्या होंगे, क्रोमाटिन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम दागे नमा होंगे। वो जब सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा तो दागे नमा क्रोमाटिन मोटे हो जाएंगे। जब मोटे हो जाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम का नाम। क्या नाम, समझ आएगा, क्रोमोसोम। हाँ, पहले कंडेंस होगा। तो लिप्टोटीन में सिंपल देखो, लिप्टोटीन में होगा क्या, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन क्या होगी, स्टार्ट। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन क्या होगी, स्टार्ट। देखो हमारे पास क्या है, एक सेल, क्या है, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल, लेट्स सपोज इस सेल का न्यूक्लियस, इसमें जो जो क्रोमाटिन होंगे उस तरह दागे नमा में होंगे। किस में होंगे, दागे नमा। जब हमारे पास ये प्रोफेज 1, तो ये दागे नमा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह कंडेंस, मोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोटे। और हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम की तरह, इस तरह एक्स वाई हमारे पास क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इसमें क्या होगी, क्रोमोसोम थिक, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। क्रोमोसोम की क्या होगी, मोटे हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, इसका अगर आप यहाँ पर उसी तरह आप क्या करोगे, ये हमारे पास एक सेल है, ये न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। तो ये लिप्टोटीन का डायग्राम है। अब जब लिप्टोटीन, हमारे पास प्रोफेज 1 का दूसरा फेज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगी, सिंपल देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी, पेयरिंग होगी। एक बात आपने याद रखना है, देखो मैंने माइटोसिस में आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में, मगर मियोसिस में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। किस चीज के बारे में, कम होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है ना, वो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़े की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़े की फॉर्म में। जोड़े की फॉर्म में पाए जाते, देखो अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, ये क्या है, दूसरा क्रोमोसोम, इसको हम क्या नाम देंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम। होमोलोगस, होमो का मतलब क्या है, सेम। ऐसे क्रोमोसोम जो शेप में, शक्ल में, हमारे पास साइज में, लेंथ में, जीन्स में एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या हो, बराबर हो। मगर डिफरेंस किस में होगी, एलील्स में डिफरेंस। एलील का मतलब क्या है,
जीन की फोटोकॉपी, जीन की फोटोकॉपी। सिर्फ इन दो क्रोमोसोम में डिफरेंस किस चीज का होगा? एलील का होगा। बाकी इसका लेंथ, शेप, जीन और सीक्वेंस सब कुछ क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या होंगे? बराबर। इसमें हमारे पास एलील का सीक्वेंस का होमोलोगस का मतलब सेम क्रोमोसोम होंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर एक जीन मौजूद है, यहाँ पर एक जीन मौजूद है, मतलब जहां पर जीन मौजूद है कि उस जगह कौन क्या नाम देंगे? लोकस। क्या नाम देंगे? आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठे हो या नहीं? इसी तरह जीन भी अपनी क्रोमोसोम पर अपनी कुर्सी पर बैठा है। तो जहां पर जीन अपनी कुर्सी पर बैठा होगा, जीन की कुर्सी को आप क्या नाम दोगे? लोकस। क्या नाम दोगे? लोकस। जहां पर जीन क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा उस जगह को आप क्या नाम दोगे? लोकस। क्या नाम दोगे? लोकस। अब देखो यहां पर हमारे पास देखो एलील डिफरेंट होने का मतलब क्या है? तमाम चीजें अगर बराबर होंगी, एलील में फर्क आने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर जीन मौजूद है उसके पैरेलल बिल्कुल भी यहाँ पर जीन मौजूद है। इसका मतलब ये है अगर ये जीन हमारी बॉडी में टालनेस को कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है? टालनेस। टालनेस का मतलब क्या है? ये बंदे की हाइट, मतलब यहाँ पर जो जीन मौजूद है वो कौन सा जीन मौजूद है? बंदे की हाइट, मतलब एक हाइट का क्या है? जिस भी बंदे में ये जीन आएगा वो क्या होगा? लंबा कद का होगा। मगर इस क्रोमोसोम में जो जीन मौजूद है वो क्या है? छोटे कद वाला। अगर जिस बंदे में ये जीन आ गया तो वो छोटे कद वाला होगा, अगर जिसमें ये आ गया तो वो बड़े कद का होगा। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस। बाकी देखो जीन जीन दोनों हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ दोनों का काम क्या है? कद के बारे में। किसके बारे में? कद के बारे में। मगर एक छोटे कद को कंट्रोल कर रहा है, एक बड़े कद को कंट्रोल करे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये। ज़ायगोटी में क्या होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा, इन दोनों की क्या होगी? पेयरिंग होगी। ये आपस में जोड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जोड़े बनाएंगे। तो देखो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस, इन दोनों ने आपस में करीब आकर क्या बना लिया? जोड़े। जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, जब जोड़े बनाएंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे? साइनेप्सिस। इसको हम क्या नाम देंगे? साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम क्या नाम देंगे? साइनेप्सिस। क्या नाम देंगे? साइनेप्सिस। अब देखो इसमें बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट बन गया। बाइवेलेंट का मतलब क्या है? एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम को हम क्या नाम देंगे? बाइवेलेंट। क्या? बाई का मतलब दो। अब देखो ये जो इसके स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड, ऊपर वाले भी स्ट्रैंड, देखो इस क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा स्ट्रैंड, चौथा। कितने स्ट्रैंड है? 4। तो अगर आप दोनों जो क्रोमोसोम है अगर उसके स्ट्रैंड को गिनोगे, क्या है? कम कम। स्ट्रैंड का मतलब क्या है? ये जो एक स्ट्रैंड, 2, 3, 4, अगर आप स्ट्रैंड को गिनोगे दो क्रोमोसोम तो कितने बनेंगे? 4। तो आप दो क्रोमोसोम को टेट्रावेलेंट, टेट्रा का मतलब 4, बाई का मतलब 2, बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट भी कह सकते हैं। समझ आ गई? दोनों क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। ये क्या है? एक हमारे पास, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कितने सिस्टर क्रोमाटिड बने? 4। तो दो क्रोमोसोम को हम नाम देंगे उसमें 4, टेट्रावेलेंट या बाइवेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? 4 इस तरह सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। बाइवेलेंट का मतलब क्या है? 1, 2 क्रोमोसोम। सही है। अब इसमें क्या होंगे? जब साइनेप्सिस होगी तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में करीब आएंगे और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको हम क्या। अब हमारे पास क्या है? पिक्टिन स्टेज। पिक्टिन स्टेज हमारे पास क्या है? ऐसा स्टेज जिसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? जिसमें जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। फिर देखो पहले होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आ गए, यानी जब करीब आएगी तो ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर आएंगे। जब सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? जीन, मतलब क्या होगी? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या होगा? मतलब एक क्रोमोसोम से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में आएगा और दूसरे से जेनेटिक मटेरियल पहले में। मतलब क्या होगी? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगी। एक क्रोमोसोम का दूसरे में चले जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम का पहले में। मतलब एक मदर का क्रोमोसोम, एक फादर का क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम करीब आ गए, पहले करीब आ गए। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस के बाद क्या होगी? बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए। जब एक दूसरे के ऊपर आएगी तो जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, दूसरे से पहले में जेनेटिक मटेरियल क्या होगी? एक्सचेंज होगी। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम देते हैं? देखो ये दो क्रोमोसोम करीब आ गए, यानी देखो ये जो हमारे पास ब्लैक क्रोमोसोम है इसमें किसका पोर्शन आ गया? ब्लू का आ गया। और उसी तरह ब्लू क्रोमोसोम में किसका आ गया? ब्लैक। इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से हम क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। हम एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं अगर हमारी बॉडी में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से पूरी दुनिया के इंसान क्या होते हैं? सेम हो जाते। पूरी दुनिया के इंसान क्या हो जाते हैं? सेम। सारे भाई एक जैसे होते हैं, सारी बहन एक जैसी होती है। इसी वजह से सेम पेरेंट के बच्चे सबसे मतलब सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ होती है क्योंकि उसमें क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। अब डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आ गए ना, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर अब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग, सेपरेट हो जाएगी। और इस सेपरेशन को हम क्या नाम देते हैं? एक पॉइंट पर, एक ऐसा पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर फिर भी ये एक दूसरे के साथ अटैच है।
ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे मगर एक पॉइंट पर फिर भी ये अटैच है, देखो पहले इस तरह थे, ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे, दूर जा, मगर एक पॉइंट पर ये फिर भी अटैच है। वो पॉइंट जिस पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कियास्मेटा। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, कियास्मेटा। इसके बाद हमारे पास डायकिनेसिस। डायकिनेसिस क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम फुली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कियास्मेटा भी खत्म हो जाएगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से फुली अलग। मतलब क्रोमोसोम क्या होगा, इसमें डायकिनेसिस ऐसा स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम फुल कंडेंस हो जाएंगे, फुल मोटे हो जाएंगे, सही है, फुल कंडेंस हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा, देखो हमारे पास क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, यानी क्रोमोसोम अलग हो गए, स्पिंडल फाइबर भी बन गए, यानी सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर चले गए। जो यहाँ पर इस तरह न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियोलस पाया जाता, वो न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, क्या हो गया, डिसअपेयर। अब आता है दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज में ऐसे इसका मेटाफेज 1 कहते हैं, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1 खत्म, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 फिर से उसी तरह होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो माइटोसिस में सिर्फ क्रोमोसोम, जबकि मेटाफेज 1 मतलब मियोसिस में, मियोसिस का मेटाफेज और माइटोसिस का मेटाफेज में फर्क क्या है, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, इक्वेटर प्लेट पर जमा हो जाएंगे, जबकि माइटोसिस में सिर्फ क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटर प्लेट पर जमा होंगे। देखो क्रोमोसोम के जोड़े यहाँ पर देखो बिल्कुल लाइन में जमा हो गए, यानी एक लाइन में जमा होगा। देखो मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम बिल्कुल तरतीब से दरमियान में इस तरह इक्वेटोरियल प्लेट पर, इस तरह देखो इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या होंगे, जमा हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, क्रोमोसोम के जोड़े इक्वेटोरियल प्लेट पर जमा हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग। एनाफेज में क्या हो गया, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर नॉट स्प्लिट। देखो इसमें सिंपल क्या होगी, एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होगा। सेंट्रोमेयर स्प्लिट होने का मतलब, ना होने का मतलब क्या है, देखो आधे क्रोमोसोम एक में जाएंगे, आधे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह, तो एक क्रोमोसोम एक में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में जाएगा। सेंट्रोमेयर का मतलब क्या है, ये जो सेंटर पॉइंट इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। माइटोसिस में क्या होता है, इस सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर ब्रेक कर जाता है, आधा क्रोमोसोम ऊपर चला जाता, आधा क्रोमोसोम नीचे। इसमें इस तरह नहीं, एक क्रोमोसोम कंप्लीट एक सेल में, एक क्रोमोसोम कंप्लीट दूसरे सेल में। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास देखो एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चला गया और एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ, मतलब क्रोमोसोम अलग हो गए। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम का एनाफेज, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी, सेपरेशन होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब इसके बाद क्या है, लास्ट फेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगी, देखो टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, क्रोमोसोम क्या हो गए, कंडेंस हो गए। तमाम चीजों को उल्टा करो, जो टीलोफेज होगा, टीलोफेज में वापस क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियोलस बनेगा। उसी तरह क्रोमोसोम वापस क्या होंगे, दागे नमा करेंगे। क्या है, क्रोमोसोम पहले कंडेंस है ना, मोटे हो गए, अब क्रोमोसोम वापस दागे नमा पर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दागे। देखो इसके इर्द गिर्द देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गया, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ये हमारे पास सेंट्रियोल है। तो ये सेल क्या करेगा, इस तरह दरमियान से इन्वेजिनेट करेगा। जब दरमियान से इन्वेजिनेट करेगा तो ये दो सेल इस तरह डिवाइड करेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक सेल से दो सेल बन गए यानी। तो टीलोफेज में ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। जब टीलोफेज हो गया, साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 का मतलब ये है कि जब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सेल अलग होगी, अब दोनों सेल ने क्या करना है, दरमियान से इस तरह डिवाइड करना है। तो जब साइटोप्लाज्म में इसका डिवाइड करेगा, इसको हम क्या नाम देंगे, साइटोकाइनेसिस। पहले दो सेल बन गए ना, अब दोनों सेल ने अलग होना है, तो अलग होने का मतलब क्या है, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये खाली स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस। एक सेल बन गया, दो सेल। देखो एक सेल से हमने स्टार्ट किया, तो एक सेल से हमारे पास दो सेल तो बन, दो सेल बन। अब ये जो हमारे पास मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 का मतलब क्या है, सिमिलर टू माइटोसिस। इसमें देखो इस सेल में भी क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, एक सेल से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। इस सेल में भी क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, एक सेल से कितने बनेंगे, दो सेल। तो देखो एक सेल हमारे पास, एक सेल था, देखो एक सेल, एक सेल के नतीजे में मियोसिस 1 के नतीजे में दो बनी, फिर मियोसिस 2, तो मियोसिस जब 2 हो गया तो एक सेल से दो, एक सेल से दो। तो हमारे पास असल में देखो जब मियोसिस हुआ ना, मियोसिस के नतीजे में कितने सेल बने, 4 सेल बने। कितने सेल बने, 4 सेल। तो मियोसिस 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट। अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, तो एक इसमें भी मियोसिस 2 होगा, तो एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल। अब ये किस तरह डिवाइड होगा, ये उसी तरह सिंपल
सिंपल का मतलब क्या है, देखो इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, यहाँ पर भी क्या होगा, ये चारों फेजेस, यहाँ पर भी क्या होंगे, चारों फेजेस। मतलब किस तरह, देखो प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम हमारे पास क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, ये क्या होंगे, प्रोफेज 2 में होगा। उसी तरह मेटाफेज 2 में होगा, मेटाफेज 2 में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वेटर प्लेट पर जमा हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। उसी तरह टेलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम अलग हो गया दोनों के इर्द गिर्द क्या होगा, उसी तरह देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियोलस बनेगा। फिर से क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 2, दो सेल एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, इसमें भी अलग ये चारों फेज होंगे, इसमें भी अलग ये चारों फेज होंगे। सारे वही पॉइंट जो हमने माइटोसिस में पढ़े, हमने क्या पढ़े, माइटोसिस। तो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, इन सब में भी क्या आएगा, एक एक क्रोमोसोम आएगा। देखो हमारे पास पेरेंट सेल, अब इस पेरेंट सेल में देखो एक क्रोमोसोम है ना, जब डॉटर सेल में देखो भी कितने क्रोमोसोम है, एक एक। माइटोसिस कैसा डिवीजन था, ऐसा डिवीजन, जितने क्रोमोसोम पेरेंट में होंगे उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। क्रोमोसोम जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 को हम क्या नाम लेंगे, मियोसिस 2, इसको हम इक्वेशनल क्या नाम लेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, क्या नाम लेंगे, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, देखो जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में है। मगर मियोसिस के नतीजे में जब मियोसिस 1 बना, उसी तरह पेरेंट में क्रोमोसोम 40 थे, डॉटर में कितने हैं, 23 थे। या सिंपल इस तरह समझ सकते हो, एक सेल है उसमें क्रोमोसोम क्या है, 46 है ना, तो जो चल रहा है 46 है। अगर इसमें मियोसिस होगा, लेट्स सपोज क्रोमोसोम कितने, मैं सपोज करता हूं ना, क्रोमोसोम 20 है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस के नतीजे में 4 सेल जब बन जाएंगे ना, तो इस डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, हाफ, 20 का हाफ क्या है, 10, सिंपल। इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, क्या है, रिडक्शनल। पीछे वाला याद है यानी, ये वाला रिडक्शनल डिवीजन से। अब देखो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट। हमारे पास क्या है, जो हेप्लॉइड गैमेट बनाता है। देखो अगर स्पर्म सेल हमारे पास हेप्लॉइड ना होता, अगर जो एग है वो हेप्लॉइड ना होता ना, देखो स्पर्म आ गया हमारे पास, एग आ गया, स्पर्म भी हेप्लॉइड, एग भी हेप्लॉइड। हेप्लॉइड को हम किससे जार करते हैं, एन से जार करते हैं, किससे जार करते हैं, एन से जार करते हैं। जब दो हेप्लॉइड आपस में मिल गए तो हमारे पास जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, 2n, डिप्लॉइड है, क्या है, 2n। अगर लेट सपोज जो स्पर्म और एग सेल, इसमें मियोसिस ना होता, जब मियोसिस नहीं होगी तो ये क्या होंगे, डिप्लॉइड, ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड स्पर्म डिप्लॉइड एग आपस में मिलते हैं, ये जो नया जानदार है ना, इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 4n। ये इंसान नहीं होता, कोई और चीज होता, ये इंसान नहीं होता। इंसान में क्रोमोसोम कितने, 46। अगर 46 से क्रोमोसोम बढ़ गया तो ये क्या है, या तो चिंपैंजी बनेगा या कोई और चीज बनेगा, से वो इंसान नहीं होगा। तो इसी वजह से मियोसिस इतना जरूरी है। अगर क्रोमोसोम की तादाद तो क्या है, वापस रिस्टोर करता है। इसमें क्या होगी, जेनेटिक रिकमेंडेशन। मैंने आपको फायदा बता दिया। देखो एक पेरेंट्स है ना, उसके 4 बच्चे हैं, मतलब या 5 बच्चे, सारे बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होती तो उस पेरेंट के अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, सारे सेम सेम। अगर मेरे 4 भाई है तो सारे मेरे जैसे होते हैं। अगर मेरे 4 बहनें सारी एक जैसे, ना तो भाई ना तो बहनें, सारे एक जैसे होते। मेरी दाढ़ी होती, उन लोगों की दाढ़ी नहीं होती, बस ये फर्क होता है, सारी एक जैसे होती। तो इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर इतना इंपॉर्टेंट है, सही है। तो यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या है, तब्दीली। मैं अपने भाई से मुख्तलिफ हूँ या नहीं, मेरा भाई मुझसे मुख्तलिफ है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस। मियोसिस क्या कराता है, क्रॉसिंग ओवर। रिस्टोरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम देखो स्पर्म में भी हेप्लॉइड, एग में भी हेप्लॉइड, हाफ हाफ क्रोमोसोम जब आपस में मिले तो वापस क्या बने, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। क्या बने, डिप्लॉइड क्रोमोसोम बन गए। देखो स्पोर, जो स्पोर है ना, प्लांट में स्पोर बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, वो किसके जरिए बनते हैं, मियोसिस के जरिए बनते हैं। तो यहाँ तक लेक्चर एंड।